नमस्कार, कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे साथ वीरेंद्र कुमार। और भारतीय बाजारों में आज वीकली एक्सपायरी का दिन, ग्लोबल क्यूज बिगड़े हुए थे। चौतरफा बिकवाली की गिरफ्त में अमेरिकी बाजार रहे हैं और आज संकेत एक बार फिर मिलते हुए कि वहां पर वीकनेस बढ़ेगी। इस बीच भारतीय बाजारों ने शुरुआत कमजोर की, फिर रिकवरी आई, लेकिन एक बार फिर बिकवाली की गिरफ्त में ये भी आते हुए 17,488 का स्तर, याद रखिएगा 17,485 के आसपास तक का लो देखने को मिला है और उस लो को हमने एक बार फिर छुआ है। 275 अंकों तक की गिरावट देखने को मिल रही है इंडेक्स में। निफ्टी बैंक देखिए 450 पॉइंट तक की गिरावट आ चुकी है। इधर मिड कैप्स के भी हाल बेहाल है। 150 अंकों के नुकसान पर इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का ताजा हाल है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, अब फिर से गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ती हुई, कभी भी मामला पलट सकता है। अब जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा रह गया है। तो बाजार में गिरावट दरअसल बढ़ती हुई एक्सटेंड होती हुई। वीरू, सिचुएशन गंभीर दिख रही है। एक बार फिर लगा था प्रेशर रहेगा, लेकिन दोपहर या फिर फर्स्ट हाफ में ही सेल साइड की पोजीशंस जो रिकवर होती हुई दिखाई दी, थोड़ा सा भरोसा लौटा था। एक बार फिर जो बिकवाली बढ़ रही है, आज एक्सपायरी के लिए लेवल्स लोअर साइड पर कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्या यहाँ से और चाल बिगड़ सकती है? देखिए हर्षिता, यहाँ से जो मीनिंगफुल पॉइंट रहेगा निफ्टी के लिए, अगर आप निफ्टी को देखें तो वो कौन सा पॉइंट रहेगा, मतलब एक्सपायरी रिलेटेड अगर आप अनवाइंडिंग आती है तो नीचे कौन सा वर्स्ट केस पे देख सकते हैं। इट्स 17,4 एक सेकेंड, अगर आप देखें 17,440 440, ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए हर्षिता, क्या हुआ था सुबह जब आज समीकरण काफी खराब थे और काफी सब्सटेंशियल गैप डाउन हो रहा था, उस वक्त हमारी क्लियर कट अप्रोच थी, बाजार नीचे नहीं टिकेगा और 20 डे में का फोर्स है। और जो मंगलवार का पुट राइटर था हर्षिता, वो था करीब करीब 17,500 की स्ट्राइक पे। तो ये बात तो तय थी कि फर्स्ट इंस्टेंस में ये जोन जो है, यानी 20 डे का जोन और पुट राइटर्स का जोन एक थ्रस्ट जनरेट करेगा और 17,700 पे बड़ा कॉल राइटर था, 800 पे बड़ा कॉल राइटर था और वहीं जाके अगर आप देखें ये जो पुल बैक था हर्षिता, सिंक हो गया। आज का हमारा जो बेस्ट लेवल मैं सोच के आया था वो था 17,690 733 और 690 इंट्राडे हाई है, 692 इंट्राडे हाई है। 12 बजे का डेटा ये कह रहा था कि जनाब बेस्ट आप देख चुके हैं और इसीलिए 12 बजे मैंने कोई भी डायरेक्शनल कॉल नहीं दी, क्योंकि बेस्ट आप देख चुके थे, उससे बेस्ट मिलने की उम्मीद नहीं थी। और यही कुछ हाल था हर्षिता निफ्टी बैंक का। 12 बजे का फ्यूचर एक्सप्रेस का डेटा यही कह रहा था कि जनाब आप बेस्ट ऑफ द डे देख चुके हैं, उससे अच्छा मिलने की उम्मीद नहीं है। बाकी जो कहते हैं ना एक्सपायरी स्विंग, वो आप क्लोजिंग के वक्त ही देखेंगे। अब इस वक्त का डेटा देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पे कोई मीनिंगफुल पॉइंट है कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेने का या नहीं? लेट्स चेक निफ्टी बैंक एक एक करके। निफ्टी का अगर आप इस वक्त का डेटा देखें और पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को देखें तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि अभी भी आपको नजर आएगा कि 17,400, 17,500 और 17,300 की ये पुट राइटर्स एग्रेसिव थे सुबह और ये अभी भी कायम है हर्षिता। 17,600 पे हालांकि देखिए क्योंकि निफ्टी नीचे आया है तो वहां पे एग्जिट हो रहा है, बट स्टिल 17,500 और 400 की पुट्स में लगभग आप समझ लीजिएगा कि 1,80,00,000 शेयर खड़े हैं। मोर देन दैट, आई थिंक करीब करीब 1,92,00,000 शेयर खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से हर्षिता ये जो जोन है ना 17,440 460 का, ये बतौर सपोर्ट काम कर जाएगा। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है इस आंकड़े के मुताबिक वो है करीब करीब 17,650 और 17,700 का जोन। तो मेरे को लगता है कि 440 और 660 इसी दायरे के बीच में रहेगा और इससे ज्यादा अगर आप देखें बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। निफ्टी बैंक मैं ट्रेड नहीं लूंगा हर्षिता, इस वॉलेटिलिटी पे दिमाग लगाना, क्योंकि हम एग्जैक्टली जोन के बीचों बीच हैं, मैं ठीक नहीं समझता। सुबह बहुत अच्छा रिवॉर्ड था इसलिए बाय ट्रेड था, अदरवाइज अभी नहीं। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, हम हायर लेवल से सिंक हो गए। हायर लेवल्स पे जो आपकी हायर शेडो है वो काफी वाइड हो गई है। 39,400 500 600 पे कॉल राइटर्स हैं, 40,000 पे कॉल राइटर है, 39,900 पे कॉल राइटर है, 38,800 पे कॉल राइटर है। और नीचे पुट राइटर्स अगर आप देखें कहीं एक्टिव है तो 39,000, 38,900 और 38,700। तो मैं हर्षिता अभी भी कहूंगा इस कैंडल को देखने के बाद और ऊपरी छोर और लोअर छोर के पुट राइटर्स को देखने के बाद और इस बात को कंसिडर करते हुए कि इट्स एन एक्सपायरी डे,
बेटर टू अवॉइड इंडेक्स नाउ। अगर आपने सुबह अच्छा दाव खेल लिया है, इंडेक्स से थोड़ा सा हट जाइए। कोई रिवॉर्ड और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर्षता मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूं इस वक्त। जी हाँ, अब रिस्क तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप तेजी का पोजीशन की तरफ बैठे हैं, रिवॉर्ड तो कम ही होगा तेजी में, शायद मंदी में रिवॉर्ड आता हुआ दिखाई दे। इस बीच अमेरिकी बाजार का हाल आप देखिए, 145 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, 26 पॉइंट नीचे एस&पी डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब करीब 130 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वो सेटअप है। इस बीच जो यूरोपीय बाजार के हाल है, वहां पर भी आप देखेंगे तो डैक्स यानी कि जर्मनी का मार्केट जो सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है यूरोप में, 164 पॉइंट नीचे वो इंडेक्स, 1.5% का नुकसान, 1% फुटसी। तो फ्रांस का बाजार भी 95 पॉइंट का दबाव झेल रहा है। तो बिक्वाली का दबाव दरअसल गहराता हुआ क्लियरली मार्केट में देखने को मिला है। अलग अलग फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट यूरोजोन में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, तो वहां पर 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाल हम सब जानते हैं, रेट हाइक्स का सिलसिला जारी रहेगा। और चाइना में दरअसल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट घटता हुआ, इकोनॉमी में दरअसल डाउनटर्न का डर वहां पर भी है, कंजम्पशन भी कम होने का डर है। इसीलिए आप देखिएगा बाजार में मंदी हावी, और मंदी इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बड़ी है। आज दरअसल मेटल काउंटर्स, ऑयल एंड गैस पैक, कुछ मीडिया स्टॉक्स बिक्वाली की गिरफ्त में हैं। तो मेटल्स में एक तरफ हिंडाल्को है 3.5% की गिरावट के साथ, तो नाल्को भी दूसरी तरफ 3.5 से 4% तक का नुकसान वहां पर देखने को मिला है। विंडफॉल गेन्स थोड़े से बड़े हैं, टैक्स बड़ा है रादर, तो 3% टूटा है ओएनजीसी, और साथ ही साथ आज $94 के आसपास ब्रेंट भी आ चुका, तो वो भी एक नेगेटिव है ओएनजीसी, रिलायंस एंड द लाइक्स के लिए। तो ये स्टॉक्स बिक्वाली के गिरफ्त में है। जी एंटरटेनमेंट, सोनी के साथ जो मर्जर की डील है वो शायद अटकती हुई दिखाई दे रही है। सीसीआई की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिली है, तो स्टॉक आज 5% करेक्ट कर चुका है। हालांकि थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है। कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स हैं, बजाज फिनसर्व मिसाल के तौर पर 1.5% ऊपर अब, एशियन पेंट में 1% का इजाफा, एसआरएफ में तेजी बनी है आज 5% की, और अशोक लेलैंड एक टॉप परफॉर्मर रहा है। यूएई से करीब 1400 बसेस का ऑर्डर मिलना, बिक्री के आंकड़े बहुत बढ़िया रहने, वो स्टॉक भागता हुआ। और सिर्फ अशोक लेलैंड ही नहीं, बाकी ऑटो कंपनियों में भी आज हमने देखा है खरीदारी देखने को मिली है। इसीलिए वीरू कह रहे हैं कि इंडेक्स से रहिएगा दूर, तो आपको शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ तेजी के ट्रेड मिलेंगे। फिलहाल इंडेक्स में तेजी का कोई मूव आता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हमारे जानकार हमारा साथ देंगे, जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। तो फंडामेंटल स्थिति भापने के लिए हम संजीव होता साहब से बात करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल्स पर मानस जायसवाल, आशीष चतुर्मोता, चंदन तापड़िया को कुछ ही देर में जोड़ेंगे, राजेश पालविया तैयार है और प्रकाश गाबा भी। ये सब आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, जहां पर हर टिक के साथ भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्वागत है आप सभी का। आशीष, पहले तो इंडेक्स पर एक व्यू बनता है आज, कंसिडरिंग 17,480 के लेवल्स के करीब हम आज 88 के लेवल्स पर, इनफैक्ट डे लो पर खड़े हैं। वीरू कह रहे थे इंडेक्स से दूर रहने ही बेहतर है। क्या शॉर्ट भी ना अटेम्प्ट करें? क्या कुछ वीकनेस यहाँ पर संभल जाएगी? तेजी का कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं ग्लोबल मार्केट्स के मद्देनजर। गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो इंडेक्स की पोजीशनिंग है वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बावजूद इसके कि बाजार में एक गिरावट आई है, इस लेवल पर शायद शॉर्टिंग का एक माइंडसेट नहीं बन रहा है, क्योंकि निफ्टी में 17,350 17,400 पे एक अच्छे सपोर्ट के होने की बहुत अच्छी संभावना नजर आ रही है। वहीं ऊपर में 17,800 एक कंसिस्टेंट हर्डल के तौर पर देखा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि अब आप 17,480 पे ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है। या तो एक क्लियर ब्रेकडाउन हो जाए 17,400 17,350 के नीचे, तब कोई एक क्लियर शॉर्ट की बात की जा सकती है। बट इस समय पे मुझे लगता है एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर रहेगा, तो इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और इंडेक्स पे कोई एग्रेसिव ट्रेड पर इस समय बचना चाहिए। ये सलाह हमारी इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्लाइंट्स को हम करेंटली दे रहे हैं। तो निफ्टी अगर आप देखिए तो अवॉइड करिए इस वक्त फॉर द टाइमिंग, और इस एक्सपायरी डे है। और याद रखिएगा 20 डीएमए का चमत्कार जो हमने पिछले 2 सेशंस में देखा हुआ है, वो अभी भी बाजार मेंटेन करके चल रहा है, बोथ इंडेक्सेस, निफ्टी बैंक का। आशीष, आपका कन्विक्शन कॉल क्या है? क्या चेज करेंगे आप इस वक्त, और शॉर्ट या लॉन्ग आपका प्रेफर्ड कॉल इस वक्त क्या है?
मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर बनी है और इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग में, बट कुछ स्पेस है, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ हमें कंसिस्टेंटली देखने को नजर आ रही है। उसमें से डिफेंस एक ऐसी थीम है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पर जिस तरह की नई ऑर्डर बुक कंसिस्टेंटली इस पूरे स्पेस में देखने को नजर आ रही है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की एक रणनीति हमें नजर आती है। प्रेफर्ड स्टॉक्स में हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बीडीएल, इन तीनों पे ही रेगुलरली चर्चा की है। तीनों ही हमें पसंद है, बीडीएल भी हमें काफी अच्छा लगता है। बट अगर से आज एक स्टॉक मुझे चूज करना होगा तो मैं जाना चाहूंगा एचएएल के साथ, जहां पर पे वॉल्यूम आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ऑल टाइम हाई पर जिस तरह की वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमें देखने को नजर आ रहे हैं, और स्टॉक में एक जिस तरह से वीकली कंसोलिडेशन 3 हफ्तों का हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि नए ऑल टाइम हाई बनेंगे। 2440 2450 के लक्ष्य जल्द ही एचएएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। क्योंकि मार्केट थोड़ा डिप है तो मैं थोड़ा करंट लेवल्स पर 2300 पर लेने की सलाह दूंगा, और साथ में अगर से कोई डिप आए जहां पर स्टॉक 2250 तक की डिप ले तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां पोजीशन को एवरेज करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2200 का, और जैसे मैंने कहा 2450 के लक्ष्य एचएएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एचएल, याद रखिएगा आज सीएनबीसी आवाज की खबर जो लक्ष्मण जी ने 12 बजे ब्रेक की थी, जिसके तहत तेजस मार्क 2 फाइटर विमान के लिए सीसीएस ने मंजूरी दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 फाइटर विमान का उत्पादन एचएल ही करेगी, और मिराज 2000, जैगवार और मिग 29 की जगह अब तेजस जब लेगा तो उसका उत्पादन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च संभव है। लेकिन बात यह है कि इस खबर के पूरे सेंटर में था एचएल। आपकी स्क्रीन पे 2300 पे इट्स ए टिपिकल फ्लैग, और इस स्ट्रक्चर में बाजार की उठापटक, बाजार की अगर आप देखें स्ट्रेंथ वीकनेस का कोई रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस कर ही रहे थे इस वक्त हम इस स्टॉक को भी। सो एचएल प्रिफर्ड बाय कॉल। राजेश पालवे जी, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का क्या है, क्या चीज करना चाहेंगे आप? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैडम। देखिए अभी जो हमें लग रहा है मार्केट में जरूर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वॉलेटिलिटी है, बट स्टॉक स्पेसिफिक हमें यहाँ पे जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पिडिलाइट का। ये स्टॉक हमने सितंबर सीरीज के लिए भी रिकमेंड किया है, लेकिन आज जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे पिडिलाइट में बनते हुए दिखी है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस जो स्विंग हाई थे जनवरी में जो बने थे उसका भी आज ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे पिडिलाइट में होते हुए दिख रहा है, हम यहाँ पे पिडिलाइट फ्यूचर बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2840 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2760 के आसपास। तो पिडिलाइट फ्यूचर हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है बाय करने के लिए। पिडिलाइट में एक तेजी का ट्रेड आप कह रहे हैं लिया जा सकता है इस समय। दूसरी तरफ हाल पर भी एक बाय कॉल आया। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर इस समय बिक्री के आंकड़े आ गए हैं तो उसका जायजा ले लेते हैं। कुल बिक्री में करीब 36% तक का इजाफा देखने को मिला है। 78,000 से ज्यादा गाड़ियां कंपनी ने बेची है। पिछले साल इसी महीने 57,995 गाड़ियां बेची थी। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि एक ब्रेकअप भी आएगा कि ईवी सेल्स में किस तरह की स्थिति बनती दिखाई दी है, क्योंकि वो एक फैक्टर है जो आपने टाटा मोटर्स में गिनना शुरू करना है। तो ईवी सेल्स अगस्त में 3,845 यूनिट्स रही हैं वर्सेस 1,022 यूनिट्स पिछले साल। टोटल कमर्शियल व्हीकल का जो आंकड़ा है उसमें 6% का इजाफा देखने को मिला है। 31,492 यूनिट्स कंपनी ने बेची है, तो ये भी एक बढ़िया आंकड़ा। 6% की ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल्स में। पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में 68% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 47,166 यूनिट्स कंपनी ने बेची, और ओवरऑल जो टोटल सेल्स है वो करीब 36% बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो काफी बढ़िया आंकड़ा टाटा मोटर्स के लिए आप मानकर चलें। हालांकि स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा पस्त हुआ है, 1.5% का नुकसान, लेकिन ये बिक्री का आंकड़े अच्छे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। दोनों सीवी और पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ तीनों राधर ईवी बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। गावा साहब, पहले तो टाटा मोटर्स पर एक राय, चार्टे के लिए 464 पर, बाकी सभी ऑटो कंपनियों में आज हमने तेजी देखी है, ये ऊपरी लेवल से थोड़ा सा मायूस दिख रहा है। यस, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता। गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। यहाँ पर ट्रेड सर्टली नहीं बनता। ऐसी रेंज जगह पर है, ना बाय बनता है ना सेल बनता है। बाय बनेगा अगर 475 पार कर लेगा तब, जब तक वो नहीं होता तब तक बेस्ट इग्नोर। जी हाँ, तो इग्नोर करें, 475 के ऊपर ही खरीदना है। इस समय आप क्या ट्रेड लेकर आए हैं गावा साहब, वो बताइएगा प्लीज। इस वक्त मुझे लगता है डिफेंस क्षेत्र से भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये ठीक नजर आता है मुझे। 316 पर ट्रेड कर रहा है।
310 का कोई स्टॉप लगा चले तो मुझे लगता है 325 तक आते दिनों में देखने को मिल सकता है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चीज कह रहे हैं आप कि खरीदारी का टारगेट रहेगा तेजी की तरफ, तो हाल का जिक्र आशीष चतुर्मोता कर रहे थे और बीएल का जिक्र आप कर रहे हैं, यही है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। मानस, आपका इस समय का ट्रेड बताइएगा। देखिए, जिस तरह अशोक लेलैंड मॉर्निंग में ब्रेकआउट देने के बाद बिल्कुल भी वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स लग रहे हैं और एक 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मेरा समझना है कि अशोक लेलैंड में इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 160-50 के भाव चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 157 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 168 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में। और यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं अशोक लेलैंड का, 160 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, ₹7.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ₹4.50 के नीचे रखना है, लेकिन 13 से 14 रुपए तक के भाव आपको इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। 3 तक के टारगेट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। 160 का कॉल अशोक लेलैंड में आप लेकर चले, ये ऑटो कंपनियों की बात हो रही है। अच्छा, टाटा मोटर्स का हम जिक्र कर रहे थे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 81,000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री का अनुमान था, उसके सामने 78,000 यूनिट्स बिकी हैं, तो टैड बिट डिसअपॉइंटिंग है, इसीलिए स्टॉक शायद इस समय इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में नंबर्स बेहतर जरूर हैं। चलिए अब संजीव होता जी इसको जोड़ लेते हैं। होता साहब, 17,517 आ चुका, तो यहाँ पर कमजोरी बढ़ती हुई और ठीक वैसा पिछले हफ्ते की याद आ रही है जहां पर हम 17,500 तक गए थे, उसे तोड़ा नहीं, थोड़ा सा संभल गए। क्या लग रहा है, ये डिप पर मार्केट में अग्रेसिव कुछ खरीदारी करनी चाहिए या तैयारी करनी चाहिए खरीदारी की, सिर्फ कैसे अप्रोच रखें? बट हर्षदा, मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा क्वालिटी स्टॉक को बाय करने के लिए। मार्केट में नर्वसनेस है क्योंकि यूएस में और चाइना में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। चाइना में आज कोविड की वजह से एक और प्रोविंस लॉकडाउन हो गया, ताइवान का भी कुछ इशू आ रहे हैं, मैं आई वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग, तो नर्वसनेस है। लेकिन एक चीज पक्का है कि अगर मैक्रो डेटा इंडिया का देखें तो वी आर स्टिल वेरी रेजिलिएंट एज कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि डायरेक्शनली हम रेजिलिएंट ही रहेंगे और कोई भी बड़ा वीकनेस आता है मार्केट में तो अपने को क्वालिटी स्टॉक में बाय करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं जाके आउट परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स में। हर्षदा, आप आज सुबह चाइना के बारे में बता रही थी, आई मीन वाकई कोविड फियर्स वहां पे वाकई फिर बढ़ रहे हैं। हमने तो आई थिंक अब वेव्स को काउंट करना बंद कर दिया है, सारी वेव जो है वो डोलो खा के निकल जा रही हैं। पर वहां स्थिति क्या है? एक्चुअली वीरू, वहां पर ना ये करीब चेंगडू की सिटी है जहां पर फिर से मेरे ख्याल में टाइटनिंग शुरू हो चुकी है, लॉकडाउन आ चुका है उधर, क्योंकि ये 21 मिलियन जनसंख्या वाली सिटी है और वहां पर हमने देखा है काफी तेजी से कोविड फिर से फैलता हुआ दिखाई दिया है। ये मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी। दूसरी तरफ कुछ और प्रोविंसेस हैं जहां पर डर है दरअसल कोविड के फिर से बढ़ने का, इसीलिए ये मार्केट्स में थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ एक तो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पर इतनी बड़ी हीटवेव आ चुकी है, इतनी हालत खराब हो रही है कि उन्होंने इंडस्ट्रियां दरअसल बंद कर दी थी ताकि गर्मी और बढ़े नहीं। तो एक डबल वैमी है, एक तरफ आपको अपने बिजनेस को कर्टेल करना पड़ रहा है हीटवेव के चलते, और इस बीच ये कोविड की एक और दौर इन पर भारी पड़ने लगा है। तो चेंगडू का आज सुबह का अपडेट है, सुबह दोपहर का अपडेट है। आगे मेरे ख्याल में होता साहब एक दो और प्रोविंसेस की बात हो रही थी, राइट, जहां पर शायद इस तरह का लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है, क्योंकि कोविड की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाइना ने अब अपना ली है, उससे तस से मस नहीं होंगे जब तक वो शी जिनपिंग वाली मीटिंग नहीं होगी अक्टूबर 16 में। जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं कि ये चाइना का जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसके लिए ये बार बार ये न्यूज़ आ रहा है। मुझे लगता है ये 4th या 5th प्रोविंसेस है जहाँ पे ये लॉकडाउन किया गया है, और अगर इस तरह से चलता रहा, जो कि प्रॉपर्टी मार्केट उनका 40% ऑफ इकोनॉमी है, अगर वो रिवाइव नहीं करता है तो चाइना का जो रिवाइव का एक्सपेक्टेशन है वो नहीं आएगा, और उसका रिपरकशन हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट में और अपने मार्केट में भी, और थोड़ा मार्केट में नर्वसनेस बना रहेगा। तो ये जो डबल वर्मी है, एक पावर क्राइसिस है, कोविड क्राइसिस है, प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है, तो बहुत सारे मल्टीपल हेडविंड्स चल रहे हैं अभी चाइना में। फिर हमारी मेटल कंपनियों पर क्या रहेगा,
क्योंकि ऑयल पर इसका इम्पैक्ट तो साफ देखने को मिला है कि चाइना से डिमांड कम होगी तो हमने देखा अच्छा खासा कूल ऑफ नजर आया कच्चे तेल में। क्या मेटल स्टॉक्स की भी हालत थोड़ी सी पस्त हो जाएगी? आज तो वैसे भी पिटे हैं, आप देखिए $94 के नीचे आ चुका है ब्रेंट। जी, मेटल सेक्टर में तो मैं नेगेटिव ही हूँ और मुझे लगता है कि हर रैली में यहाँ पे एग्जिट ही करना चाहिए। एक जो शॉर्ट साइकिल था वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है कोविड से लेकर यहाँ तक, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर में वहाँ पे तो एग्जिट ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ग्लोबल रिसेशन का बात करते हैं, स्लो डाउन का बात करते हैं, तो मेटल यहाँ से चलना बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो लगता है कि मेटल से पूरा ही दूरी बनाए रखनी चाहिए। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस मिलेगा, एक्सेप्ट मुझे लग रहा है ये सीजीडी प्लेयर जहाँ पे थोड़े बहुत मुझे आसान लग रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस का, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो ऑयल एंड गैस स्पेस से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। जी हाँ, तो चलिए अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या हैं, कुछ हद तक अगर आप देखें इसके भनक भी ले लिया। और आपने अगर आप शंघाई के इंडेक्स को देखा था, हैंगसेंग को देखा था, दोनों ही इंडेक्सेस आज बैकफुट पर ट्रेड करते हुए। अब थोड़े से सेक्टर्स को पकड़ना शुरू करते हैं। देखिए सुबह हमने क्रूड के एडवांटेज को एशियन पेंट्स के थ्रू खेला, पिजलाइट के थ्रू खेला। इंडिगो की प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। आई थिंक इंडिगो क्या कर रहा है मैंने बहुत देर से देखा नहीं, लेकिन मैंने शायद इसको 2 बजे मार्क भी किया था। इट्स 2038, यस एग्जैक्टली। आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता और 2 बजे अगर आई थिंक अगर आपने आज 9:15 से लेकर 12 बजे के बाद तो मैंने नहीं देखा इसको, लेकिन 12 बजे तक के ओवरेशंस को देखें वो सब्सटेंशियल थे। और क्रूड के एडवांटेज में स्पेशली अगर आप देखें शायद एक स्पाइस जेट के थोड़े से अगर आप देखें जो हालात खराब हुए हैं उसका एक बड़ा एडवांटेज स्ट्रीट जो है, बाजार जो है वो देने की कोशिश कर रहा है इंटरग्लोबल एविएशन को। आशीष चतुर्मोता जी, आपकी राय क्या है? 2036.90। देखिए ये ट्रेडिंग के लिहाज से बड़ा वाइल्ड स्टॉक है, अगर निकल गया तो निकल गया। आज इसने अपनी 19 अगस्त के बाद की पूरी रेंज को बाइसेक्ट कर दिया और टेक्निकली जो फ्लैग था उसको इंटैक्ट रखा है। आपकी राय इंटरग्लोबल एविएशन पर? वीरेंद्र, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक दिखा रहा है। इनफैक्ट कल के सत्र में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने अपने 8 दिन के कंसोलिडेशन फेज को निकाला और आज उसके ऊपर जिस तरह से सस्टेन कर रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है 2100-2120 रुपए की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही जल्द इंडिगो के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। आज का जो लो है करीब 2005 का, तो मैं समझता हूँ 2000 के ही स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और 2100 से 2120 के लक्ष्य मेरे हिसाब से 2 से 4 दिनों के अंदर में इंडिगो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, इंटरग्लोबल एविएशन पर आप देखिए आपकी राय है। इस बीच एक काम करते हैं, यहाँ से आज का पहला ट्रेड 4 का चौका के अंतर्गत जो आज का सस्ता ऑप्शन है वो आ रहा है राजेश पालवे जी के सौजन्य से। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? बीरेन जी, स्टॉक जो पिक किया है वो है इंडियन होटल और इंडियन होटल में एक कंसिस्टेंट अप मूव बना हुआ है। हम यहाँ पे 295 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से इंडियन होटल में एक सस्टेन्ड बाइंग देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक एक अच्छा अप मूव दिखाते हुए दिख सकता है। तो 295 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 10 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह है। अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 15 रुपए से 17 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 8 रुपए के आसपास। तो इंडियन होटल पे हम यहाँ पे बुलिश व्यू रखें और 295 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 95 का कॉल इंडियन होटल में लेकर चले, 1145 के आसपास है। यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बैठ रहा है तो तेजी की पोजीशन आप इसमें जरूर लें। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय सस्ता ऑप्शन जो चुना है पालविया साहब ने। लेकिन खबरों पर बात करें तो बायोकॉन, और बायोकॉन में दरअसल इनके बैंगलोर की प्लांट की 2 साइट्स का इंस्पेक्शन हुआ जहां पर 11 आपत्तियां मिली। मलेशिया के प्लांट का इंस्पेक्शन हुआ यूएसएफडीए की ओर से, 6 आपत्तियां मिली। स्टॉक सुबह में कमजोर खुला, दिन भर 300-301 के आसपास ही मंडरा रहा है। अब फिर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ 3% के नुकसान पर खड़ा है काउंटर। ये अब कितनी गंभीर है यह आपत्तियां, उस पर बात करने के लिए बायोकॉन बायोलॉजिक्स के डिप्टी सीईओ श्री हंस तांबे हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर तांबे, स्वागत है आपका। क्या इन ऑब्जर्वेशंस में कोई डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज उभर कर आए हैं? कितने गंभीर हैं ये आपत्तियां? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बात जो आपने छेड़ी है डेटा इंटीग्रिटी के ऊपर, तो मैं साफ तरीके से कहना चाहूंगा कि ये जो इंस्पेक्शंस हुए हैं इसमें किसी भी तरह का
डेटा इंटेग्रिटी ब्रीच नहीं पाया गया है। कोई भी सिस्टमिक नॉन कंप्लायंस जिसे कहते हैं, या फिर जो मूलभूत तौर पर जिसमें कोई समस्याएं हैं, ऐसा कोई नजर नहीं आया है। इन्होंने किसी भी तरह का सिस्टमिक इशू नहीं नोट किया है। तो जो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि फिर क्या क्या काफी गंभीर ऑब्जर्वेशंस है यूएस एफडीए के, क्योंकि 11 आपत्तियां सुनकर मार्केट में थोड़ी सी हैरानी और बेचैनी बढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो इन नंबर्स को देख के लगता है कि ये कहीं ज्यादा है, पर पहले इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इंस्पेक्शन होती है तो वो एक कोई नए प्रोडक्ट के लिए या कोई एक फैसिलिटी के लिए होती है। तो जो नया प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है उसे प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन कहते हैं, और कोई नई फैसिलिटी या नए प्रोडक्ट के लिए अगर इंस्पेक्शन होता है तो यूजुअली वो एक फैसिलिटी होती है। हमारे पास बायोकॉन 2019 से लेकर के हम वेट कर रहे थे कि यूएस एफडीए आए और हमारी फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करे, और कोविड के चलते वो नहीं हो पाया था। और अब जब वो इंस्पेक्टर्स यहाँ आ पाए तो उन्होंने हमारी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट किया। बेंगलोर में उसमें 2 फैसिलिटीज थी, मलेशिया में फैसिलिटीज थी, और 3 नए प्रोडक्ट्स जो आज हम ऑलरेडी मार्केट में नहीं लाए हैं यूएस में, और उसके अलावा नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी उन्होंने इंस्पेक्ट किया। तो ये बहुत बड़ा इंस्पेक्शन था, कई नॉर्मल इंस्पेक्शनों से लेके बहुत ज्यादा था। तो इसको एक इंस्पेक्शन से ज्यादा 4 या 5 इंस्पेक्शन से इसका मूल्यांकन होना चाहिए, और उसके चलते ये इंस्पेक्शन तो इसको रीजनेबल कहा जाना चाहिए, रादर देन सेइंग जो अभी कहते हैं कि बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अभी जैसे कह रहे थे कि आपकी कुछ नए लॉन्चेस के प्री अप्रूवल हैं ये, सर ये आपके दोनों प्लांट से जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज हैं क्या वो भी इम्पैक्ट होंगी? कुछ इसके बारे में टिप्पणी करेंगे जो आपके प्री अप्रूव्ड आई थिंक प्री अप्रूव्ड अगर आप देखें जो मेडिसिन हैं उनके लिए? या तो पहले तो ये जो फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट किया गया था, उसको छोड़ के जो कि नई फैसिलिटीज हैं ये ऑलरेडी कमर्शियल यूएस सप्लाई कर रही है, यूएस मार्केट में कमर्शियल प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही है, और यूएस एफडीए ने इसको अप्रूवल दे रखा है। तो ये अप्रूवल उसको किसी भी तरह से नहीं छेड़छाड़ करेगा, ये हमारी सोच है, क्योंकि ये प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन सिर्फ नए प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अब नया प्रोडक्ट कि वो बायोसिमिलर है, और फिर क्या टाइमलाइन होगी? क्या FY23 में ही आप इसे लॉन्च कर पाएंगे? ये नए प्रोडक्ट बायोसिमिलर्स ही हैं, जो बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ही हम बायोसिमिलर प्रोडक्ट इस फैसिलिटी में बनाएंगे। और जैसे कि हम इस प्रोडक्ट्स के लिए वेट कर रहे थे अप्रूवल के ऊपर, तो वो एफडीए के ऊपर है कि कब वो अप्रूव कर पाएंगे। लेकिन हमारी जो पहली सोच थी, जैसे कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, और हम सोचते हैं कि हम इन ऑब्जर्वेशंस का सही तरीके से जवाब दे पाएंगे, और अप्रूवल्स का जो हमारा पहला प्लान था उसके हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। तामिर साहब, एक और अगर क्लैरिटी हमें दे सके, ये वियाट्रिस की डील जो का स्टेटस क्या है, कब तक वो कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी? क्या आपने यहाँ पर फंड्स पर्याप्त जुटा ले हैं? वियाट्रिस की जो हमने डील जो हमने अनाउंस करी थी फरवरी के एंड में इस साल में, हमने कहा था कि हम एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल, तो करीबन सितंबर एंड अक्टूबर के आसपास में हम इसको क्लोजर करेंगे या कंसुमेट करेंगे, और ये इक्विटी और डेट के मिक्सचर से फंड होगी डील, और हम उस तरीके से ठीक से चल रहे हैं, और हम एट दिस पॉइंट प्लान पे हैं, और उस तरीके से चलेगा। जैसे ही स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हम जुटा पाएंगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इन आई थिंक खबर के ऊपर अपने प्रतिक्रिया दी और सारे क्लियरिफिकेशन दिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक बार जरा बायोकॉन का चार्ट लेके आइए। देखिए, अगर आप डिलीवरी पे काम करते हैं और बायोकॉन आपकी डीमैट अकाउंट में है तो यहाँ पे थोड़ा सा चिंता का विषय है, और चिंता का विषय ये है, राजेश पालवी जी प्लीज़ अपना व्यू दीजिएगा, कि देखिए वो 2019 से इसने चलना शुरू किया और 2020 में तो आपको मालूम ही है, कोविड युग में सारे के सारे फार्मा स्टॉक चले।
इसका भाव था करीब करीब 311 रुपए का। 311 का ये भाव हुआ करीब करीब दिसंबर 2020 में 492 का। इसने 2021 के ड्रीम रन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। अब बात यह है कि मैं बायोकॉन के चार्ट्स को दो भाग में बाइफरकेट कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं, बाइसेक्ट कर सकता हूं। स्ट्रेंथ अबव 351 एंड वीकनेस बिलो 351। राजेश जी, ये पूरा का पूरा जोन जिसका एक बेस था 324 350 में, वो वॉयलेट हो गया। बायोकॉन में अब डाउनसाइड कहां तक का खुल सकता है, इस पर आपकी राय? तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिला है। और अगर हम मंथली सेटअप, वीकली सेटअप पे एनालाइज करें तो स्टॉक एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन वीकली, मंथली, डेली चार्ट पे बनाते हुए दिख रहा है, जो क्लियर दिखाता है कि एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। हमें लग रहा है कि अब ये 350 के नीचे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वो ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। अब जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे प्ले आउट होते हुए लग रहे हैं, हमें लगता है अगर यहाँ से स्टॉक अब 300 के नीचे फिसलता है तो नेक्स्ट इसका जो लेवल आएगा वो करीब 270 की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है। मंथली सेटअप भी में भी यहाँ पे काफी बड़ी यहाँ पे वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हमें लग रहा है 270 इसके नेक्स्ट टारगेट होंगे, अब ये 300 के नीचे अगर फिसलता है तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर आप डिलीवरी पे बैठे हैं या फिर अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें कि यहाँ से नीचे का डाउन साइड है साइकोलॉजिकल लेवल 300 और सारे एवरेजेस पहले ही टूट चुके हैं। और वीकली चार्ट्स पे भी याद रखिएगा, मैं एक बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे कभी भी बायोकॉन ने, मतलब वर्स्ट केस में भी 2013 जुलाई से लेके अब तक 2 हफ्तों से ज्यादा कभी भी वीकली चार्ट्स पे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दिया था। लेकिन ये पूरा का पूरा जो दौर है, जून, जुलाई, अगस्त, ये टिक रहा है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि टेक्निकली 10 साल के चार्ट पे सबसे बुरी परिस्थिति है। ओके, थोड़ा सा मैंने आपको अलर्ट कर दिया यहाँ पे। मीनवाइल निफ्टी ने वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को होल्ड किया, लेकिन इस वक्त जो स्टॉक्स माइलेज क्रिएट कर रहे हैं, सुपर स्विंग दे रहे हैं, इसमें आशीष चतुर्मोता जी का एक प्रेफर्ड कॉल भी है, वो भी शामिल है। लुक एट L&T, इट्स 1912 और मैं फिर कहूंगा कि ये अपने एक बड़े सप्लाई जोन को फिर स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ 1935, 1930, 1925 इसका एक सप्लाई जोन है। मेरे ख्याल से आशीष के पास एक कॉल भी है, वो पहले कॉल देंगे और फिर L&T पे हम तर्क रखेंगे। आशीष जी, तो जो कॉल मेरा है वो डिफेंस बास्केट से है वीरेंद्र, और स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। मेरे हिसाब से 830 पर जिस तरह से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और आज के सत्र में जो वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, ये क्लियरली दर्शा रही कि स्टॉक में 815 पे एक बहुत बढ़िया बेस बना है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, हम डिफेंस पूरी थीम पे पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है बीडीएल पे एक लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पे लेना चाहिए। 880 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य और 900 रुपए के पोजिशनल लक्ष्य मैं समझता हूँ बीडीएल के स्टॉक में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये फेवरेट मेरा स्टॉक रहा है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। L&T पे हमने पहले भी चर्चा की, और जिस तरह से L&T पिछले 3 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है वीरेंद्र, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अच्छी खासी पुट राइटिंग की पोजीशन भी 1880 1860 के स्ट्राइक पे होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से वॉल्यूम एक्टिविटी डिलीवरी में कन्वर्ट हो रही है, ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि L&T नए ऑल टाइम हाई बनाने की तैयारी कर रहा है। शॉर्ट टर्म में 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए L&T पे खरीदारी करनी चाहिए। 1880 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन करेंट लेवल्स पर यानी कि 1912 के लेवल पर ली जा सकती है। ओके, आशीष आज पूरा बारूद पे बैठे हुए हैं जनाब। पहले HL फिर BDL, वाकई एक से एक कॉल अगर आप देखें डिफेंस स्पेस से। खैर, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा विषय बदलते हैं, इंडस्ट्रीज थोड़ा समझने की चेष्टा करते हुए। लेकिन आज का FNO सुपरस्टार ये मानस जी के सौजन्य से आएगा। पहले आइए उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। बताइए मानस जी, आपने क्या आज का सुपरस्टार पिक किया है? देखिए, आज का FNO सुपरस्टार के लिए एस्ट्रल पे मेरी नजर है। एस्ट्रल के पैटर्न देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत क्लियर पैटर्न दिखेंगे, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया एस्ट्रल ने दिया है, 2150 के ऊपर निकला है। मेरा समझना है कि 2124 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल में खरीदारी करनी है 2220 के टारगेट के। तो एस्ट्रल में दरअसल वायदे का सुपरस्टार वाला एक ट्रेड इस समय आता हुआ, तेजी की पोजीशन यहां पर लेकर चले। अब तक देखिए
टाटा मोटर्स को छोड़कर, और गावा साहब ने टाटा मोटर्स पर अवॉइड कॉल दिया था, गिरते बाजार में एक भी मंदी का ट्रेड नहीं आया, विच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। चाहे वो एल&टी हो, चाहे वो हैल हो, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, पिडिलाइट हो, इंडियन होटल हो, और अब एस्ट्रल की बात जो हो रही है वो भी तेजी की तरफ का ही ट्रेड इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम और तेजी की पोजीशंस बैठती हुई। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपके लिए इंडेक्स के स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर हमने देखा है काफी बड़ा मूव इन द लास्ट हाफ आवर आने की पोजीशन देखने को मिली है। बजाज फिनसर्व स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बजाज फिनसर्व आपको याद होगा सोमवार के सत्र में भी एक्टिव था, आज फिर 17,325 के स्तरों पर है, 2% के गेन्स। ये बताइए, ये रिकॉर्ड डेट से पहले होता साहब, पोजीशंस क्या अक्यूमुलेट की जा रही है स्टॉक में, और आपकी क्या राय रहेगी दोनों B1 B2 पर, यानी कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पर? दोनों में अपना पॉजिटिव ही व्यू है, और दोनों जिस तरह से अभी वैल्यूएशन तो इसके हमेशा ज़्यादा रहेंगे और जस्टिफाई भी करते हैं जिस तरह से इसका बैलेंस शीट है या फिर कैपेसिटी है कि सबसे लोअर रेट में ये मार्केट में पैसा बोरो करते हैं और लैंड करते हैं, और जिस तरह से इनका एक अभी क्वालिटी एक फिनटेक डेवलप हो रहा है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो जस्टिफाई करेंगे ही हमेशा हायर प्रीमियम को। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी वहाँ तेजी बनी रहेगी, और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों में बाई करना चाहिए लेवल से, यहाँ से भी 20% अराउंड का ग्रोथ मिल सकता है। बजाज फिनसर्व में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, 2.37% तक के गेन्स, ऑफ कोर्स रिकॉर्ड डेट से ठीक पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं तेजी आती हुई। स्टॉक स्प्लिट और बोनस की जो रिकॉर्ड डेट है वो दरअसल सितंबर के महीने में ही है, उससे पहले सोमवार से ये एक्यूमुलेशन शुरू हुआ। चलिए, मार्केट का हाल आपके सामने 17,553 के लेवल्स पर यह साफ है कि बिकवाली की पोजीशंस एकदम फिर बढ़ गई हैं मार्केट में। 205 अंक नीचे निफ्टी, और निफ्टी बैंक देखिए 250 पॉइंट के नुकसान पर खड़ा है। अब 39,300 को नहीं होल्ड कर पाया, 39,290 के लेवल्स आ चुके हैं। तो ये चल रहा है मार्केट में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे, और यतिन जुड़ गए हैं स्टूडियो में। यतिन, एक चीज साफ है कि इंडेक्स नहीं चल रहा है, बिल्कुल। तो क्या चल रहा है? देखिए, बहुत स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं ऑब्वियसली, और अगर आज आप डिफेंस सेक्टर की बात करें तो BEL का इन्वेस्टर डे था थोड़े दिनों पहले, आज काफी सारी रिपोर्ट्स उस पे आई हैं और आउटलुक बहुत स्ट्रांग दिया है। आज और एक रिपोर्ट आई है BDL पे, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि BEL के जो ऑर्डर्स आते हैं वो BDL से आते हैं, क्योंकि BDL के सारे जो मिसाइल सिस्टम ऑर्डर्स होते हैं उसका एक पार्ट BEL एग्जीक्यूट करता है। और BDL की अगर हम बात करें तो एंटीक ब्रोकिंग की आज एक जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई, उसका तात्पर्य पूरा रिपोर्ट का ये है कि आगे चलते हुए आपको कंपनी की ऑर्डर बुक मल्टीफोल्ड तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम करंट ऑर्डर बुक की बात करें जो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास है, वो ऑलरेडी लगभग 4 गुना ज्यादा है FY22 की आय से। तो जो कंपनी के रेवेन्यूज थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उससे लगभग 4 गुना के ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी को आ चुके हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स जो अभी लगभग 5% है सेल्स के, वो बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इन्होंने 9 देशों को अपनी मिसाइल सिस्टम्स बेचने का फैसला ऑलरेडी कर दिया है, वो अप्रूवल आ गया है। इसका मतलब ये है कि BDL जैसी कंपनियां अब एक्सपोर्ट भी कर पाएंगी मिसाइल सिस्टम्स का, और इन्होंने विदेश में अपनी कई सारी ब्रांचेस, ऑफिसेस ऑलरेडी खोलना शुरू कर दी हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो बहुत ही बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो BDL के लिए इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगले 2 सालों का जो आपको अर्निंग्स एस्टिमेट है, लगभग 25 से 26% से कंपनी लगातार अपने मुनाफे ग्रो कर पाएगी। और अगर हम जो टारगेट है एंटिक का उसकी बात करें तो 1165 रुपए है, जो वैल्यूएशन वाइज लगभग 25 टाइम FY24 की EPS के बराबर है। ऑब्वियसली आपके स्क्रीन के ऊपर एक इंटरेस्टिंग प्लेट चल रही है। ये क्या प्लेट है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने हैं, क्योंकि BDL की ग्रोथ की स्टोरी ही यही 7-8 बड़े ऑर्डर्स हैं जो लगभग क्यूमुलेटिवली 22,000 करोड़ रुपए की तरफ दिखाई देते हैं, जैसे कि आकाश प्राइम सैम, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, QSM, अगर हम MRSAM की बात करें, टॉर्पीडोज की बात करें, तो ये सभी के सभी ऑर्डर्स मिला के लगभग 22,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी के पाइपलाइन में आ चुके हैं। तो जो करंट ऑर्डर बुक है 13,000 करोड़ रुपए, इसके ऊपर ये 22,000 करोड़ की पाइपलाइन बन चुकी है। इसका मतलब ये है कंपनी लगभग 35,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे
बैठी हुई है जो आगे चलते हुए उसको एग्जीक्यूट करनी है। बहुत लोग वंडर कर रहे होंगे SAM क्या है। SAM बेसिकली एक एब्रिएटेड टर्म है जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हम कहते हैं, वही SAM होती है। और अगर हम भारतीय सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, तो SAM मिसाइल बहुत पॉपुलर है क्योंकि इनकी जो रेंज, स्पीड और एक्यूरेसी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मानी जाती है। अगर आप कारगिल वॉर के टाइम चले जाएं या रीसेंट ऑपरेशंस की बात करें तो SAM मिसाइल्स काफ़ी वाइडली यूज्ड होती हैं आर्मी में और एयरफोर्स में। और इसका सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो BDL के कंधों पे है। और कहीं ना कहीं BDL इसका बेनिफिशियरी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंपोर्ट बैन लिस्ट है या जो काफ़ी सारे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तरीके से हम बना रहे हैं चीज़ें, रशिया से हमको काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स आना बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस इंडिजिनाइजेशन पे है, कहीं ना कहीं फोकस आत्मनिर्भर भारत पे है। और सबसे टॉप की अगर आप कंपनी एंटीक के हिसाब से माने डिफेंस स्पेस में अवेलेबल है तो वो है BDL। तो भारत डायनामिक्स स्टॉक की आपने चर्चा पहले भी सुनी है और एक बार फिर यतिन कह रहे हैं कि ये रेडार पर आ रहा है। जिस तरह के मिसाइल सिस्टम्स भारत के लिए बनाएंगे और साथ ही साथ आगे 9 देशों को एक्सपोर्ट करने की भी अनुमति मिलती हुई दिखाई देगी। तो एक बहुत वास्ट इनकी दरअसल ऑर्डर बुक है और कई नए प्रोडक्ट्स पर कंपनी वैसे काम भी करती आ रही है। तो 1165 का टारगेट एंटीक ने दिया और वो स्टॉक आज फिर स्क्रीन पर 2 से 2.5% ऊपर 839 के आसपास है। यहाँ पर एक टेक्निकल व्यू अगर मानस आप दे सके, भारत डायनामिक्स करंट लेवल्स पर अगर कोई खरीदता है तो आप चार्ट्स पर किस तरह के टारगेट्स प्लॉट कर रहे हैं? तो देखिए, कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकल रहा है। जो 835-40 का रेंज था, रेजिस्टेंस रेंज था, उसको स्टॉक ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब मेरा समझना है कि जो पिछले हाईज है उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो करीब करीब 900 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक पोजीशन ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना चाहिए 810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये देखिए एक तेजी का ट्रेड साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। BDL में खरीदारी करनी है क्योंकि BDL आपके भी टॉप फेवरेट्स में शामिल है। आशीष, फंडामेंटली कुछ और आप जोड़ेंगे? एंटीक तो कह रहा है क्लियरली 1165 का टारगेट, आपका कोई खास टारगेट है इस पे? जी बिल्कुल हर्षदा, तो जैसे हमने पहले भी इस स्टॉक को काफी बार रिकमेंड किया और अभी भी हमारा मानना है कि जो ऑर्डर बुक है वो करीब 13,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 की सेल्स के कंपैरिजन में 4.5 टाइम्स है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक जिसको हम मानते हैं। और जिस तरह से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे अभी हमने 830 पे बात की, स्टॉक ऑलरेडी 842 हो गया। मेरा मानना है 900 रुपए के इसके लक्ष्य जो हमने बात की वो तो शॉर्ट टर्म में शायद दिखने को मिले 2 से 4 हफ्तों में, बट थोड़ा पोजिशनल लक्ष्य ले तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो एंटीक की रिपोर्ट आई है कि ये स्टॉक जिस तरह से लॉन्ग टर्म चार्ट में जा रहा है, आप देखेंगे 1000-1050 के लक्ष्य भी इस स्टॉक में आते हुए नजर आएंगे। तो 4 डिजिट में ये स्टॉक एंटर होता हुआ मुझे नजर आता है। वैल्यूएशन के मायने से आप देखें तो BDL, HL ये स्टॉक, क्योंकि ये PSU एंटिटीज हैं, इनमें अभी काफी ये लो PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। बट जब सेक्टर में इतनी बड़ी टेलविंड है तो मुझे लगता है PE रिवीजन, PE का जिसको कहते हैं हम, एक अपग्रेड होना, वो यहाँ से शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। जी, इस वक्त पूरे स्क्रीन पे हर्षदा डिफेंस 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 छाया हुआ है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ, आप यकीन मानिए कि दोनों ही स्टॉक्स ने, BEL ने और HL ने, देखिए भारत डायनामिक्स पे तो बातचीत हो ही गई, मैं डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स की बात करूं कि एग्जैक्टली एक ही अगर आप देखें तुलना में मूव दिया है, एक ही अगर आप देखें साइड में मूव दिया है। आशीष जी की कॉल पहली थी HL, उसके बाद BDL उन्होंने कॉल दी, यतिन ने अगर आप देखें पूरा का पूरा ब्यौरा पेश किया और हमने बात की थी BEL की कल 310 की कॉल पे, फिर 315 की कॉल पे भी बात हुई और एक कॉल HL पे भी ऐड कर लेते हैं। मानस, सिंस इट्स आई थिंक फ्लैग, ये आपका बहुत ही चहीता स्टॉक भी है, पैटर्न है, इस पे 2300 की कॉल, क्योंकि हम 315 पे और 310 पे पहले ही बात कर चुके हैं, इवन फ्यूचर एक्सप्रेस में 320 की कॉल की बात की थी। HL की 2300 की कॉल या फिर 320 की BEL की कॉल, अभी भी ज्यादा रिवॉर्ड किस कॉल में होगा अगर चेज करनी है तो? देखिए, पैटर्न को अगर देखें तो उसमें BEL ज्यादा बेहतर लग रहा है इस टाइम। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए दोनों चार्ट काफी बेहतरीन लगते हैं, लेकिन एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा ऑप्शन के थ्रू। तो अभी भी मेरा समझना है कि BEL में 320 का कॉल ऑप्शन लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके जो प्राइस है वो चल रहे हैं 11 रुपए के आसपास, तो BEL का 320 का कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे लीजिए। स्टॉप लॉस आपके करीब रहेंगे 7 रुपए 50 पैसे के नीचे
लेकिन ऊपर की तरफ 20 रुपए तक के टारगेट्स आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो आप बीएल की अगर आप देखें इस 320 की कॉल को प्रेफर करेंगे। राजेश आशीष ने अगर आप देखें कमेंट किया था बीएल पे 298 पे करीब 310 तक का स्विंग देके आया, अभी भी अगर आप देखें 2300 पे ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा मूव देते हुए, और बीएल और एचएल से बाहर निकलते हैं। अब टाटा कम्युनिकेशन के इस कार्यक्रम में बात हुई थी। लेट्स ब्रिंग कैन फिन होम्स। 12 बजे इस स्टॉक पे हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ था। 639 डे हाई और साथ ही साथ 5 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक की जो फॉलिंग चैनल थी उसको बाइसेक्ट करता हुआ। आशीष चतुर्मुथा जी, इस बार की जो रोलओवर कॉपी थी उसमें कैनफिन होम्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कराई थी। इट्स 340 एंड सबसे अच्छी बात है कि अगेन एक फ्रेश ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है। आपकी राय कैसे चेज करना चाहिए फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में इस वक्त? बिल्कुल, तो वीरेंद्र 5 दिन पहले बड़ा मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आया, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और आज इवेंचुअली इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 640 के ऊपर ये करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 628 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में मैं मानता हूँ 680 685 तक के अपमूव कैनफिन होम्स में देखने को नजर आ सकते हैं। ओवरऑल एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं चोलामंडलम ने, बजाज फाइनेंस ने, बजाज फिनसर्व ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई। अब मुझे लगता है उसी स्ट्रेंथ को कैनफिन होम्स अब यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छा खासा 5 से 6% का मूव मैं समझता हूँ कैनफिन होम्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। कैनफिन होम्स आपका प्रेफर्ड कॉल है और डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 640, और याद रखिएगा ये फॉलिंग चैनल जिससे बाहर निकल के आ रहा है वो काफी इंप्रेस कर रही है। अशोक लेन की चर्चा इस कार्यक्रम में हुई। अच्छा अगर आप देखें मूव दिया इसने सुबह भी, और अशोक लेन का याद रखिएगा चार्ट बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इनफैक्ट आज सुबह जो हमारा खास सेगमेंट होता है हॉट स्टॉक्स की कैटेगरी होती है जो, उसमें हम डिस्कशन कर भी रहे थे। अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने। उसके बाद 2041 पे आ गया आपका इंडिगो, अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी। लेकिन वाइल्ड स्विंग वाले मूव देने वाले स्टॉक्स में आज एसआरएफ शामिल रहा, जिस पे हम सुबह से बात बहुत कर चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और साथ ही साथ एक स्टॉक पे सुबह बात हुई थी टाटा कंज्यूमर, वो भी ले आइएगा। आज ये सुबह ऑप्शन कॉल था शुभम अग्रवाल का, इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया और अभी भी स्टॉक अच्छी खासी अगर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। ओके, यहां से बाहर निकलते हैं और फिर चलते हैं अपना जो चार का चौका सेगमेंट है, और उसमें आज चार्ट का चमत्कार में आशीष चतुर्मुथा जी की कॉल स्क्रीन पे क्या आएगी, आइए चलते हैं उनको समझने के लिए। आशीष बताइए आप क्या है आपके सोचने से? वीरेंद्र स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो का, क्योंकि इस पे हमने थोड़ी देर पहले बात की, बट ये ही मेरा इस सेगमेंट का टॉपिक है। अगर से आप देखें तो वीकली चार्ट पर स्टॉक ने करीब 3 हफ्तों से कंसोलिडेशन किया और हर दिन हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले 5 दिनों से अपस्विंग की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओआई बिल्डअप भी इस स्टॉक में काफी सिग्निफिकेंट है और हम देख रहे हैं कि पूरा कैपिटल गुड्स स्पेस क्योंकि नई ऑर्डर बुक की वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड के अंदर में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एलएनटी पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 1880 का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा और जैसे मैंने कहा 2050 तक के लक्ष्य एलएनटी में लार्सन एंड टूब्रो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 2050 के टारगेट के लिए एक मौका एलएनटी में साफ देखने को मिल रहा है, तो इसी स्टॉक के साथ दरअसल बुलिश है आशीष चतुर्मुथा। फटाफट राजेश पालविया एक बार टाटा कंज्यूमर पर ध्यान दीजिए। 3% ऊपर आज के दिन गिरते बाजार में, जहां एचयूएल सुबह में काफी कमजोर था, लगा नहीं था कि टाटा कंज्यूमर एक तेजी की चाल खेलेगा और स्टॉक लगभग डे हाई पर है। क्या अप्रोच होगी आपकी? बिल्कुल बाय करना है स्टॉक में। आज जिस तरीके का मूव बना है इसने वीकली डेली सेटअप पे एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब 830 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लग रहा है इमीडिएट टारगेट जो इसका नेक्स्ट आएगा वो आएगा 855 से 860 की तरफ। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए। करंट लेवल पे भी यहाँ पे फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 820 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होंगे 865 870 तक के। 170 के टारगेट के लिए एक मौका यहां पर साफ देखने को मिल रहा है। तेजी की पोजीशन क्लियरली है। गाबा साहब, आपने सुबह में 7 बजे अशोक लेलैंड का कॉल दिया था, स्टॉक झूमा है, 164 के लेवल्स पर आ चुका है। अब ये बताइए आगे के लिए आप इसे ट्रेड को एक्सटेंड करेंगे या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करना ठीक है? प्रॉफिट बुक कर लिए या फिर 160 का स्टॉप लगाना चाहिए, वो जरूरी है, फिर ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम अच्छा है। 160 का हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका, अब 162 हो गया है, इसलिए 160 का एक स्टॉप लगा सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं
क्या ये टारगेट 165 तक जा सकता है? पॉसिबल है, फिर 170 भी पॉसिबल है। मोमेंटम तो है और ये कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन प्रोटेक्ट करना चाहिए अपना प्रॉफिट 160 का स्टॉप लगाकर। फ्रेश ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, स्टॉप लगाइए 160 का। 160 का टारगेट इसका अचीव हुआ तो टारगेट हिट की भी मोहर लगाई है वहां पर। 162 के लेवल्स पर आप कैरी करें। अब जो टारगेट था वो बन चुका है स्टॉप लॉस, और 165 एंड बियॉन्ड के लेवल्स की तैयारी करता हुआ अशोक लेलैंड 5.5% की बढ़त इस स्टॉक ने अपने नाम कर लिया। चलिए इस बीच कुंज बंसल को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस मार्केट को जो बहुत वॉलेटाइल हो चुका है अब कैसे अप्रोच करेंगे। कुंज, आफ्टरनून। ग्लोबल मार्केट्स में तो एकदम केओस है। एक तरफा बिकवाली अगस्त का महीना 4% की गिरावट वाला रहा। डर ये है कि क्या जून के लोज को हम रिविजिट करते हुए दिखाई देंगे। इस बीच भारतीय बाजार भी अब धीरे धीरे करके उसी बिकवाली की गिरफ्त में फंसते हुए अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या ये 17,500 के लेवल्स जो एक बार फिर खड़े हैं मौका दे रहे हैं उन लोगों को जो एंटर नहीं कर पाए थे? जी हाँ, तो आपने जो नंबर्स बोले मैं उसमें कुछ और नंबर्स ऐड कर दूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जुलाई के महीने में 9% निफ्टी और सेंसेक्स बढ़े थे और उसके बाद अगस्त में 3.5% बढ़े हैं। और अगर हम जून मिड के लो से जो अभी पिछले से पिछले हफ्ते का पीक लें तो करीब करीब 15-16% बाजार वन वे 1.5 महीने में चला था और वहां से अब थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर नीचे मिला के पिछले हफ्ते भर में। तो एक तो एज ऑफ टुडे आज की स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम जून लो को टच करेंगे। और उसका जो मुझे कारण लग रहा है वो ये लग रहा है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में अच्छा करेक्शन हुआ है, स्पेशली क्रूड में कल और आज में फिर से। सो क्रूड 120 वाला करीब करीब 92-93 चला गया था, वहां से फिर से 100 बढ़ गया था और वो 102-103 वाला अभी पिछले 2 दिन में करेक्ट होके फिर से 100 के नीचे आ गया है। तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के एंगल से हमारी इकोनॉमी इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ मेटल प्राइसेस करेक्ट होना चालू है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो इन सब के रॉ मटेरियल प्राइसेस के नीचे आने का इम्पैक्ट कंपनीज के एबिटा मार्जिन में दिखेगा शायद सितंबर क्वार्टर में नहीं दिसंबर में। और इसीलिए बाजार में तेजी भी आई थी। जो जून से हम वन वे चले थे उसमें बहुत बड़ा फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स इंप्रूव होने की वजह से और उसकी वजह से जो माइक्रो इकोनॉमी जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में नंबर आने की उम्मीद थी उसके पीछे हुए थे। एक स्तर पे तेजी आने के बाद ऑब्वियसली है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, थोड़ी बहुत सेलिंग आती है और आनी भी चाहिए, नहीं तो उसके बिना फिर और जो नया पैसा आना है उसको वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं मिलता है। तो पहली बात तो ये कि आज की स्थिति देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि 15 जून के नंबर आएंगे। दूसरी बात यह है कि ठीक है जो करेक्शन हुआ है ये थोड़ा बहुत और चालू रह सकता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, चालू रहना चाहिए। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको अपने स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करते रहना चाहिए। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स जो उस रैली को मिस कर गए थे कि एक तो पहले ही पिछले 7-8 महीने से करेक्शन आ रहा था तो रुके हुए थे, फिर जून के बाद से एक बार फिर से तेजी से बाजार बढ़ गया तो रह गए लगा, उनको अब ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि बाजार को कभी भी आप शॉर्ट टर्म में टाइम नहीं कर पाएंगे। तो उनको जो मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जो रह गए थे अब ये थोड़ा थोड़ा करेक्शन यूज करके पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजी मुझे लगता है उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन कुछ भारत में ऐसा क्या हो रहा है जो ग्लोबल सेल ऑफ से हम बचेंगे? क्योंकि आप देखिए मेटल्स में करेक्शन शुरू हो चुका है कर्टसी चाइना के लॉकडाउन और चाइना में जो कंजम्पशन डिमांड फीकी पड़ रही है उसके चलते उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल में भी देखने को मिला। कच्चा तेल फिर से $93-94 पर आ चुका है और आईटी कंपनियों की धुलाई चल रही है क्योंकि अमेरिका में रिसेशन का डर है। तो इन तमाम चीजों से हम अछूते कैसे रहे? हम तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं हमारा भी पेज फिट है। जी हाँ, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। तो हो सकता है फिर भी ये जो 2-3 चीजें मैं बोलूंगा उसके बाद भी हो सकता है हम अछूते ना रहें, पर फिर भी एक तो ये है कि एज एन इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस किसी भी चीज पे नहीं है, किसी भी चीज पे नहीं है। मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं हमारे दर्शकों के लिए। जैसे ताइवान की इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो उनकी ऑलमोस्ट 60-70-80% की इकोनॉमी सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स पे टिकी हुई है। तो वो हमारा केस नहीं है। मेटल्स जो करेक्ट हो रहे हैं तो हम बहुत बड़े मेटल नेट एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है। ऐसे ही हम गल्फ इकोनॉमीज की बात करें तो वो ऑयल एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है और ऑयल प्राइसेस की वजह से उनके यहाँ काफी इकोनॉमी अच्छी या खराब हो जाती है। तो ऐसे ही हम उस पर भी डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात करें तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हमारे यहाँ करीब करीब 20% की रेंज में +-5% की रेंज में जीडीपी का हिस्सा है। तो इसलिए हम उस पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो एक तो ये एक अच्छी चीज है कि डेमोग्राफी
डेमोग्राफिक एडवांटेज की जो हम बात करते हैं, हम 1.2 बिलियन 120-125 करोड़ लोगों के कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, जो घूम फिर के कहीं ना कहीं ग्रो होता ही है। और हमने देखा कि पिछले 2 साल कोरोना में वो किसी तरह काम चलाया है लोगों ने, हालांकि उस टाइम भी ग्रोथ होती रही, तो वो ग्रोथ अब घूम घूम के वापस आ रही है। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हम मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें हम डिपेंडेंट किस पे हैं, तो हम अभी भी 75 साल होने के बाद भी एक फिर भी एग्री इकोनॉमी और मानसून पे बहुत डिपेंडेंट है, और वो एक चीज नहीं है। वो मुझे लगता है आने वाले समय में एज अ कंट्री, एज अ हमारी गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, जो कर रहे हैं, और पर तेजी से करना चाहिए कि हम मानसून पे डिपेंडेंसी कैसे कम करें। तो थैंकफुली इस साल का मानसून भी अच्छा हो गया है। कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ा कम था, वहां भी अभी धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। इनफैक्ट कुछ वहां के शहरों में तो फिर से बाढ़ भी आ गई है। तो वो एक है जो रूरल सेंटीमेंट को इंप्रूव ऑलरेडी कर चुका है और भी करेगा और डिमांड को बढ़ाएगा। फिर हम फेस्टिवल सीजन में एंटर कर रहे हैं, तो सितंबर और दिसंबर दोनों क्वार्टर में एक वो डिमांड देखने को मिलेगी। और उसमें जैसा मैंने कहा, आपने भी कहा कि ऑयल प्राइस और मेटल प्राइसेस की करेक्शन की वजह से मार्जिन में फायदा कंपनीज को दिख सकता है। तो जो एक खाली मेजर नेगेटिव फैक्टर रहेगा कि जो एफआईआई फ्लो, ग्लोबल फ्लो पिछले 1.5 महीने से पॉजिटिव टर्न हुआ है, वो इन सब इंटरनेशनल डेवलपमेंट के चलते अगर फिर से नेगेटिव हो जाता है, और जैसा हमने कहा नेगेटिव वो पिछले 1.5 साल में भी था, पर फिर भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पैसा उसको बराबर की टक्कर दे रहा था। तो पर फिर भी अगर वो नेगेटिव हो जाता है, तो वो एक शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई मिसमैच के हिसाब से वो एक फैक्टर नेगेटिव रह सकता है। दूसरा, अगर ऑयल प्राइस फिर से $100 या उसके ऊपर जाने की तरफ बढ़ते हैं, तो वो नेगेटिव रह सकता है। उन दो चीजों में हम जरूर ग्लोबल मार्केट से लिंक करेंगे, पर मुझे लगता है बाकी सारे फैक्टर थोड़ा सा हमको डीलिंक किए हुए हैं, और उस हिसाब से हो सकता है हम उतने अफेक्ट नहीं हो। अच्छा कुंज जी, कल मैं इनफैक्ट जब कुछ हाउस व्यूज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट थी HDFC की रिपोर्ट। मैं पूरी कोट नहीं करूंगा, लेकिन उनकी वो रिपोर्ट एनकरेज थी, और आई थिंक इस बात पे काफ़ी फोकस कर रही थी कि जिस तरीके से प्राइवेट कैपेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, ये पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट, इन सबको अगर आप देखिए काफ़ी उन्होंने प्रेफर किया था। मैं स्टॉक्स पे नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट कोट करता हूं। लुक एट ABB, लुक एट सिमेंस, लुक एट L&T, लुक एट BHEL। पिछले 3 महीने में या 4 महीने में जब FIS का पैसा एग्जिट हो रहा था तब भी, और जब आ रहा है तब भी, इन स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है, मोमेंटम है। मैं आपको एक छोटी सी कंपनी का उल्लेख करता हूं सर, एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 256 पे अपने करियर के ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रही है। ये कॉन्फिडेंस आपको भी है क्या, और आपका प्रिफर्ड स्पेस इसमें क्या है, या फिर एक दो स्टॉक्स अगर आप नाम उल्लेख कर पाए तो? जी, मैं जरूर कोशिश करके स्टॉक्स की भी बात करूंगा। उसके पहले जो आपने मुझे पूछा कि कॉन्फिडेंस या कॉन्विक्शन है क्या, तो उसका सबसे पहला शॉर्ट में आंसर बिना किसी उथल पुथल के हाँ है। अब वो हाँ क्यों है, अब मैं उस पर आता हूँ। तो जो आपने जो बोला, मैं उसी में कुछ चीजें और ऐड करूंगा कि FY22 में, और प्राइवेट केपेक्स की मैं बात कर रहा हूं, हम यहाँ उसके पहले ध्यान दें कि गवर्नमेंट केपेक्स, सरकारी केपेक्स तो चल ही रहा है। स्पेशली 2 साल के कोरोना में इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है वो जरूरी भी था, और उसका बहुत फायदा भी हुआ है। तो वो हमने देखा है किस तरह रोड्स एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन में कंटिन्यूअस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो FY22 में प्राइवेट केपेक्स अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अनाउंसमेंट पहले आते हैं और फिर केपेक्स तो डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री 2 से 3 से 4 साल का समय किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को के प्लांट को लगने में लगता है। तो जो केपेक्स अनाउंसमेंट FY22 में हुए हैं वो FY21 के कंपैरिजन में करीब 100% ऊपर थे, ऑलमोस्ट डबल, एग्जैक्टली 90% ऊपर थे। अब आगे हम और बात करें कि ये किन सेक्टर्स में अनाउंसमेंट हुए हैं, तो अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर के कंपनीज की मैनेजमेंट्स की कमेंट्री देखें, एनुअल रिपोर्ट सबकी करीब करीब आ गई हैं, वो देखें, तो केमिकल सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सीमेंट सेक्टर में अनाउंसमेंट हुए हैं जहां इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट के रोड्स एंड हाईवेज के अलावा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मोबिलिटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरा आपका रेलवे सिस्टम में, वैगन्स में, मेट्रोज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, आपका ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, रिन्यूएबल, सोलर, इन सब में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये सब का डिमांड लेके कैपिटल गुड्स सेक्टर को काफी फायदा ऑलरेडी हम देख चुके हैं हो रहा है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। इनफैक्ट ये सेक्टर 5-6 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद बाहर आया है, तो अभी तो मेरे ख्याल से 9-10 महीने का ही परफॉर्मेंस आया है, अगले साल 2 साल तक और आउट परफॉर्मेंस करता रहेगा तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। होता क्या है कि इतनी आउट परफॉर्मेंस में सडनली वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस खो जाता है, तो वो एक ध्यान देने की जरूरत है।
पर फिर भी जैसा मैंने कहा पॉजिटिव व्यू है, और जैसा आपने स्टॉक को पूछना चाहा तो कुछ स्टॉक जो आपने नाम बताया उनके अलावा एक स्टॉक जो रह गया है और जो मुझे लगता है अच्छा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो चेन्नई की मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, वो भी इसी रिलेटेड स्पेस में है। और जब हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो हमको 2 और लिस्टेड कंपनीज का ऑटोमेटिकली उसमें बेनिफिट मिल जाता है, जो है शांति गियर्स और सीजी इंडस्ट्रियल, जो कंपनी दोनों कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने खरीदी हुई है, और उनकी भी परफॉर्मेंस को टर्न अराउंड काफी कुछ कर दिया है और भी करते रहेंगे, और उनका खुद का परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो ही रहा है। तो ओवरऑल समरी करते हुए यह सेक्टर में पॉजिटिव, और जैसा मैंने कहा ट्यूब इन्वेस्टमेंट आपकी लिस्ट में ऐड करते हुए। कुछ आखिरी सवाल मेरी तरफ से फिर यही होगा कि क्योंकि ऑफ कोर्स आपने कैपिटल गुड्स की बात काफी डिटेल में की, कोई ऐसा सेक्टर जिससे आप दूरी बनाना चाहेंगे जहां पर अब लग रहा है कि ग्लोबल परिस्थिति या फिर भारत के इंटरनल्स के मद्देनजर ही थोड़ा सा जोखिम बढ़ रहा है, क्या वो कमोडिटी स्पेस होगी? जी हाँ, तो जैसा हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बात की कि मेटल प्राइसेस में काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर एक थोड़ा सा वोलेटाइल सेक्टर रहेगा। वापस से अगर किसी वजह से भाव बढ़ते हैं तो तुरंत रिकवरी भी मिल जाएगी, पर वो फिर ट्रेडर्स के लिए ऐसे सेक्टर्स या मार्केट अपॉर्चुनिटीज में फायदा उठाना ज्यादा अच्छा हो जाता है बजाय इन्वेस्टर्स के। तो मेटल सेक्टर एक है जिसमें अभी मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, और दूसरा ऑयल्स, तो वो भी कमोडिटीज का ही हिस्सा हो गया कि ऑयल भी क्योंकि एक प्राइस करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। इन एनी केस इंडिया की जो ऑयल कंपनीज हैं वो अलग ही ट्रैक पे चलती हैं, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिपेंडिंग ऑन कि उनको कितना रेट हाइक करने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कितना उनको कच्चे तेल का भाव देना पड़ रहा है, कितना वो बेच पा रहे हैं, काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं। पर फिर भी नेट नेट क्योंकि ऑयल प्राइस करेक्शन में है ग्लोबली, तो ये 2 सेक्टर हैं जहां से अभी मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, काफी डिटेल में आपने चर्चा की और कई ऐसे बढ़िया आइडियाज दिए हैं। तो बेसिकली ऑयल एंड गैस से थोड़ा सी सावधानी बरते, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज बाजार में है, संयम रखेंगे तो शायद इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी हम 18,000 के करीब गए थे, उसके ऊपर की बातचीत हो रही थी, अब जब डिप आया है तो फायदा उठाइए, बेसिकली क्रक्स यही है। चलिए अब होता साहब से जानते हैं कि फिर मिड कैप में अगर कोई ट्रेड लेना है तो वो किस तरफ बैठ रहा है। होता साहब बताइए, क्या स्टॉक आप चुनेंगे इस समय? मैं टैक्टिकल बैट में मैं बलरामपुर चीनी को बाय करना चाहूँगा। ये लेवल से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो स्टॉक बहुत ही ऊपरी लेवल से करेक्ट हो चुका है, और जिस तरह के अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, यूरोप में हो गया, और एग्री क्राइसिस चल रहे हैं ब्राज़ील में, जो कि वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है शुगर का, पाकिस्तान में फ्लड है, तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से जो ग्लोबल शुगर प्राइसेस है वो ऊपर जाने की संभावना है, और मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी को उससे फ़ायदा ही होगा। वैल्यूएशन की बात करूं तो 11 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY24 में, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 20 से 25% का एक जो बाय है, जो टारगेट है, वो आना चाहिए बलरामपुर चीनी में। तो ये एक टैक्टिकल पिक होगा मेरी तरफ से। बलरामपुर चीनी आपका अगर आप देखें कन्विक्शन कॉल है। एक बार चार्ट्स पे देखते हैं बलरामपुर चीनी क्या कर रहा है। देखिए एक बहुत सुपर एग्रेसिव अगर आप देखें स्टॉक था, लेकिन बाद में मोमेंटम इसका सारा फिजल आउट हो गया। अच्छी बात है कि अपने बेस को रिस्पेक्ट दे रहा है, और बेस इसने जो कि करीब करीब 326-27 के आसपास क्रिएट किया था, वो अभी भी परसिस्ट करता हुआ। चंदन थापड़िया हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से मौजूद हैं। चंदन, इनफैक्ट इस वक्त शायद इंडेक्स पे तो कोई ट्रेड ना हो, लेकिन कन्विक्शन के साथ आप लोग क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? आपका कन्विक्शन कॉल जिस पे क्लाइंट से भी आप लोगों ने सेम व्यू शेयर किया हो। बिल्कुल वीरू, देखिए एक तो 3 बजे का टिक है, तो एक्सपायरी का सेटलमेंट आप अभी रहेगा। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो हम ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव है। ऑटो में अशोक लेलैंड यहाँ पे अच्छा लग रहा है, टीवीएस मोटर अच्छा लग रहा है, या फिर बीएल जैसे काउंटर, इंडियन होटल जैसे काउंटर है। तो अशोक लेलैंड पे हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। 159 के आसपास का स्टॉप लॉस है, 172 तक के टारगेट रहेंगे। 162 पे ट्रेड करता हुआ, क्या गजब का अगर आप देखें इसे स्विंग इस स्टॉक ने दिया, काफी शानदार मूव यहाँ पे। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं और फिर कुछ देर में BTST के क्रम पे और मोमेंटम कॉल्स के क्रम पे जाएंगे। अच्छा मूव देने वाले स्टॉक्स की कैटेगरी में देखिए कमिंस भी अब शामिल हो चुका है, और कैपिटल गुड्स में जहां पे आज अशोक ये LNT ने मूव दिया, ABB ने मूव दिया, सिमंस ने दिया, अच्छा मूव दी गई, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और 1-2 गेनर्स में आपको रखता हूं स्क्रीन पे, जहां पे OI एडिशंस काफी अच्छे खासे हैं। रियल स्टेट स्पेस में
इस मंच पे हमने एक बात खुल के कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, चाहे डीएलएफ हो, चाहे ओबराय रियल्टी हो, द बेस्ट स्टॉक विद द बेस्ट टेक्निकल सेटअप वो है ओबराय रियल्टी। बहुत बार बात हुई इस बात पे, और आप ओबराय रियल्टी को देख लीजिए जनाब, आज करीब करीब 1035 पे अपने करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे क्लोज होगा। और ये बात हमने कब की थी? मेरे ख्याल से जुलाई के आसपास, जब ये स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। मानस, आपको याद होगा ये बात हुई थी हमारी कई बार कि ओबराय रियल्टी का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है, और इस चार्ट को रीड कीजिएगा प्लीज जून 2020 से, और वो आज हो गया। बट ब्रेकआउट पॉइंट तो उस फ्लैग का यही है 1035। आप एग्री करते हैं इस बात को? और ओबराय रियल्टी पे रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए आपका आउटलुक? देखिए, बहुत पॉजिटिव चार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। और लास्ट सेशन में अभी हमने जब फ्रेश ब्रेकआउट 1000 रुपए के ऊपर दिया, तो मैं 30 तारीख को भी एक रिकमेंडेशन दिया था, बाय रिकमेंडेशन दिया था, जिसके टारगेट 1075 के आसपास थे। तो वो तो टारगेट है, लेकिन मेरा समझना है कि अगर आपके पास थोड़ा समय हो, अगर आप एक हफ्ते के समय की बात करें, आई थिंक 1125 तक के भाव आपको ओबराय रियल्टी में देखने को मिल जाएंगे। अभी भी अगर आपने उस दिन खरीदारी नहीं की तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1014 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 1075, और उसके बाद शायद आपको 1110 1120 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। 1110 तक के अगर आप देखिए स्विंग आपको देखने को मिल सकते हैं। और चलिए यतीन के पास चलते हैं। कुछ देर पहले बीडीएल पर टिप्पणी करके गए थे, करीब करीब 842 तक का एक बहुत ही वाइल्ड स्विंग देखे गया था ये स्टॉक, और करीब करीब अभी भी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ। लेकिन अब डीलर्स क्या क्या चेस कर रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली किन स्टॉक्स को चेस करना चाहिए, आइए यतीन से बात करिए। यतीन, डीलर्स किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं इस वक्त? आशीष, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज, माफ कीजिए वीरू, आशीष नहीं वीरू बुला लेते, कोई नहीं बुला लेंगे उसको, बुला लेंगे। तो सबसे पहले ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूड रहेगा, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक स्टॉक है, ऑब्वियसली आज इस पे न्यूज भी है क्योंकि इन्होंने मीडिया में इनविटेशन भेजा है XUV 400 की लॉन्च के लिए, जो सितंबर 2nd वीक में होने वाला है। तो यहां से सब 7-8 दिन में आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट M&M के स्टेबल से आता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं इसके पहले काफी एक्साइटमेंट है स्टॉक में। ओपन इंटरेस्ट आज 7% यानी 7% से बढ़ा हुआ है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से अगर 2-4 दिन स्टॉक में अगर आप बने रहें तो शायद 20 से 30 रुपए का ट्रेडिंग अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। अपसाइड ज्यादा नहीं है, फिर भी अगर हम देखें मार्केट कंडीशंस के लिहाज से 3 से 4% का स्विंग यहां आपको दिखेगा, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। दूसरा स्टॉक है भारत फोर्ज। ऑब्वियसली डिफेंस मार्केट तो एक्टिव है ही कंपनी के लिए, इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस केपेक्स है वो पिकअप हो रहा है, जनरल ऑटो बिजनेस पिकअप हो रहा है। तो अगर हम भारत फोर्ज की माने तो यहां भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली 780 रुपए के टारगेट्स बन सकते हैं। आज अगर हम भारत फोर्ज की स्पेसिफिकली बात करें तो ओपन इंटरेस्ट सितंबर सीरीज में लगभग 3% से बढ़ा है, और फ्रेश लॉन्ग्स यहां भी देखे गए हैं। तो दोनों ही महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारत फोर्ज, ये दो काउंटर्स डीलिंग रूम्स को आज पसंद आ रहे हैं। तो ये दोनों कंपनियां लकीली आप देखिए रेडार पर आती हुई, मोमेंटम भी है। शुक्रिया यतीन इस अपडेट के लिए। और खास बात यह है कि दोनों डिफेंस सेक्टर को भी केटर करती है और दोनों ऑटो सेक्टर को भी केटर करती है, ये कॉमन पॉइंट है। भारत फोर्ज स्पेशली आज खूब चला है, करीब करीब 748 के लेवल्स आते हुए। M&M में तो पॉजिटिव रुझान था ही नंबर्स के बल पर। 1% की जो तेजी है, आगे क्या बढ़ेगी आशीष चतुर्मोता? सॉरी, कौन सा स्टॉक आपने कहा? भारत फोर्ज का जिक्र हो रहा है। भारत फोर्ज। तो देखिए, जैसे अभी यतीन ने कहा कि डिफेंस का भी एक बड़ा प्ले भारत फोर्ज है, और ऑब्वियसली ट्रक सेगमेंट में भी काफी एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बेस बहुत ही अच्छा बना है। पिछले कुछ दिनों पहले बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ करीब करीब 1 करोड़ शेयर के ऊपर का ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ। स्टॉक ने अपसर्ज दिखाया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, और अब इस कंसोलिडेशन से फाइनली निकलता हुआ भारत फोर्ज का स्टॉक नजर आ रहा है। यहाँ पर पे 740 पे एक अच्छा बेस है, तो मेरे हिसाब से 740 के स्टॉक के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। और जो स्विंग हाई बना था 800 रुपए का एक हफ्ते पहले, मुझे लगता है वो लेवल आपको बहुत ही जल्द भारत फोर्ज के स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से करीब 50 रुपए की तेजी मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में भारत फोर्ज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो यहाँ से आगे और 800 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर क्लियरली दिख रहा है। इस बीच टीवीएस मोटर 3% ऊपर, अगस्त की कुल बिक्री में इजाफा देखने को मिला है। दरअसल टोटल सेल्स जो आई हैं वो करीब 3,35,000
1000 यूनिट्स पर आई हैं। 15% का इजाफा ईयरली ग्राउंड पर कंपनी ने दिखाया है। देखते ही देखते स्टॉक 1000 के ऊपर निकल गया। अभी भी याद रखिएगा वो ईवी के लिए इन्वेस्टर का ऐलान होना बाकी है, लेकिन 3% की बहुत तगड़ी तेजी इसने दिखाई है। मानस, एक तो पहले टीवीएस पर एक चार्ट चेक दें, फिर टीवीएस की चर्चा हम थोड़ा होता साहब से भी करेंगे। क्या लग रहा है अब 1015 के ऊपर क्या होगा? देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट तो आज देखने को मिला है, क्योंकि जो करीब 990 के आसपास का रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया और अब मेरा समझ है शायद आपको 1060 तक के भाव पोजिशनली देखने को मिल जाएंगे और अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए, 995 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1060 के टारगेट सेट करिए। 1060 के टारगेट के लिए एक मौका यहां पर देखने को मिला है। टू व्हीलर सेल्स में 15% का इजाफा, स्टॉक एकदम बढ़िया भागा है और टू व्हीलर सेल्स 3,15,000 यूनिट्स के आसपास है। स्कूटर सेल्स 40% बढ़ती हुई अगस्त के महीने में यह आंकड़ा 1.21 लाख के आसपास आया है। तो क्लियरली एक अच्छा खासा बिक्री का मोमेंटम देखने को मिला है। और होता साहब, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि टू व्हीलर सेल्स में इतना कुछ इजाफा नहीं देखने को मिलेगा, तो वहां पर एक सरप्राइज आया, बिगनिंग विद बजाज ऑटो के आंकड़े आज सुबह में। आगे देखते हैं हीरो, आयशर सब क्या करते हैं, लेकिन टीवीएस मोटर का भी प्रदर्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। आपकी क्या राय रहेगी, अब फंडामेंटली किस दिशा में चल चुका है काउंटर? मोटर अच्छा खासा मूव कर चुका है। अगर रिजल्ट डे की बात करूं तो 870 अराउंड प्राइस था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन्होंने पेश किया था Q1 का, तो वहां से तो ऑलरेडी 1000 प्लस हो चुका है। हालांकि अभी भी टेलविंड्स बहुत हैं ये सेक्टर के लिए और टीवीएस के लिए, क्योंकि बहुत एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस आने वाले हैं। न्यूयर मार्केट में एंट्री है इसका अर्निंग्स जो है अभी भी 42% का कैगर आने वाला है FY 22 से 24 में। तो नियर टर्म में थोड़ा सा अभी प्राइजी लग रहा है टीवीएस मोटर, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अभी भी बहुत सारे सरप्राइज आ सकते हैं। जैसे आपने बोला कि इन्वेस्टर आ सकते हैं इसका ईवी में और अर्निंग अपग्रेड्स आ सकते हैं, क्योंकि इतना किसी ने सोचा नहीं कि रूरल डिमांड इतना जल्दी रिवाइव करेगा और टू व्हीलर डिमांड रिवाइव करेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से अर्निंग अपग्रेड भी आ जाए। ये नियर टर्म में तो थोड़ा सा प्राइजी लग रहा है, लॉन्ग टर्म में अभी भी मुझे टीवीएस मोटर लग रहा है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। अच्छा हर्षदा, ऑटो पे इतना डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, मुझे आप बताइए, अगर आपको डीजल की गाड़ी अब छोड़नी हो तो अब आप क्या लेंगी? ईवी लेंगी, अगेन डीजल लेंगी, पेट्रोल लेंगी, हाइब्रिड लेंगी, क्या लेंगी? वीरू, बॉम्बे का ट्रैफिक देखकर ना मुझे तो मेट्रो का कार्ड लेने की इच्छा हो रही है। नहीं, फिर भी वास्तविक अगर हर्षदा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए है नेक्स्ट गाड़ी, अगर गाड़ी लेनी है, वैसे मैं बहुत सीरियसली सोच रही हूँ कि अब जब मेट्रो शुरू होगी तो मेट्रो में ही ट्रैवल करना है, लेकिन अगर नेक्स्ट गाड़ी लेनी है तो वो ईवी होनी चाहिए। ओके, आशीष, आपके मुताबिक हाइब्रिड या फिर एक कोर ईवी? नहीं, अब तो देखिए वीरेंद्र, अब ईवी के ही समय है। मैं तो खुद एक कार लेने की सोच रहा हूँ, तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि कोई ईवी में और क्या बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, बट जो लेना है, स्विच करना है, वो ईवी की तरफ ही रुझान बना। अच्छा, अब यकीन मानिए, मारुति की जो वो है ना ग्रैंड विटारा, उसकी अक्टूबर में लॉन्चिंग है और लगभग आप समझ लीजिएगा कि इनके पास 45 से 50 हज़ार बुकिंग आ चुकी है। बहुत अच्छी, अगर आप देखें शायद इसको रिस्पॉन्स मिले। बाकी अगर आप देखें, अभी गाड़ी मैंने देखी भी नहीं है और टाइम लगेगा। आई थिंक हर शोरूम में अभी खड़ी भी नहीं है। अभी मात्र एक ही 2 गाड़ी हैं जो कि पूरे दिल्ली NCR में घूम रही हैं और दूसरा रहेगा टोयोटा हाई राइडर का लॉन्च। वो भी गाड़ी बेहतरीन है और करीब हाइब्रिड में 21-22 का एवरेज निकाल रही है। ये होटा साहब, मारुति पे आपका टेक है? टेक्निकली ये स्टॉक मैं कह सकता हूं कि वेल पॉइज्ड है अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को छूने के लिए। ये एक टेक्निकल व्यू है। अब आप देखिए, इन्होंने ऑल्टो K10 का लॉन्च किया, अर्टिगा की बुकिंग्स अगर आप देखें काफ़ी समय तक के लिए इनकी लाइंड अप हैं, वैगनार की बुकिंग्स काफ़ी समय के लिए लाइंड अप हैं, ग्रैंड विटारा का अगर आप देखें एक बड़ा लॉन्च, स्ट्रॉन्ग बुकिंग। मारुति पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मारुति में पहले मैं ऑटो सेक्टर के बारे में बता दूं कि ये 2-2.5 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में लास्ट 6 से 8 महीना में परफॉर्म करना शुरू किया है, क्योंकि और टेलविंड्स बहुत सारे हैं और जो सारे प्रेशर पॉइंट थे, वो चिप शॉर्टेज का हो या रूरल डिमांड का हो, वो ईज आउट हो रहे हैं।
तो उसके लिए मुझे लगता है ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, और उसमें लीडर्स है मारुति और पैसेंजर व्हीकल की देखें तो अभी भी डिमांड बहुत हाई है, वेटिंग पीरियड हाई है, और एजीएम में जिस तरह से इनके मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर या आने वाले सालों को लेकर, लॉन्चेस को लेकर, तो मुझे लगता है यहाँ से भी मोमेंटम जारी रहेगा मारुति में, और हमारा टारगेट यहाँ पे 10,150 का है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में अपग्रेड्स ही आएंगे मारुति में, क्योंकि और सारे बहुत ईज आउट होते जाएंगे और टेलविंड्स बढ़ते जाएंगे ये सेक्टर के लिए। मारुति पे अगर आप देखें आपका ठीक है। राजेश पालवी जी, आप इस डिस्कशन में काफी शांत रहे, आप तो इनफैक्ट मारुति चलाते भी हैं, एक्सेल 6, आपका मारुति पे टेक्निकल व्यू क्या है इस वक्त? तो व्यू तो बुलिश ही है मारुति पे, और जिस तरीके से अब स्टॉक में 9,000 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए 9,400 9,450 तक का अप मूव शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। तो बुलिश व्यू ही है, और यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 8850 स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड के टारगेट 9,450 तक पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। चलिए अभी काम करते हैं यहाँ से। अगर आप देखें ऑटो पे बहुत बात हो गई, और कुछ स्टॉक्स जो कि इस कार्यक्रम की हाईलाइट रहे जिसमें सबसे अच्छा मूव मिला, उसमें मैं कह सकता हूँ कि बीएल सबसे ऊपर रहा, सबसे ऊपर बीएल, और बीएल क्लोज होता हुआ अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे 321 पे गजब अगर आप देखें इस स्टॉक ने मूव दिया, शानदार मूव। अब यहाँ से बीटीएससी का क्रम शुरू करते हैं, चंदन से शुरुआत करते हैं। चंदन, आपका कन्विक्शन क्या कहता है, कल के लिए कैरी क्या करना चाहिए? नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बिगिनिंग होगी, आई थिंक इस रेंज में रहने की जो बाउंडेशन है वो खत्म हो जाएगी। आपका व्यू, क्या चीज करेंगे आप? बिल्कुल, और देखिए निफ्टी का जो पूरा रेंज है वो 17,442 से 17,777 है। लोअर एंड पे जब भी आता है बाइंग आ जाती है, अपर एंड पे फॉलोअप नहीं आ रहा, तो अच्छी बात है कि 17,442 को हम बार बार होल्ड कर रहे हैं। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो ऑटो काउंटर्स यहाँ पे पॉजिटिव, उसके अलावा सिलेक्टिव कंजम्पशन पे फोकस रहेगा, या फिर डिफेंस रिलेटेड काउंटर एचएएल बीएल पे फोकस रहेगा। तो यहाँ पे मैं देखिए 2 काउंटर में रेडार पे, एक तो इंडियन होटल है और एक बीएल है, दोनों पे काफी अच्छे सेटअप यहाँ पे बने हैं। तो इंडियन होटल पे मैं खरीदारी की सलाह रखूंगा। आप मौजूदा लेवल से देखें तो यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और हायर लेवल होल्ड हो रहे हैं। तो 287 के सपोर्ट रहेंगे, कहीं ना कहीं 310 तक के टारगेट के लिए इंडियन होटल में। और बीएल है, उसमें भी काफी अच्छा सेटअप है, हालांकि बढ़ चुका है बट मोमेंटम अभी भी बरकरार रहना चाहिए। यहाँ पे लगभग आपको 313 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 333 के टारगेट के लिए। ओके, बीएल अभी मैं जिक्र कर ही रहा था, और कन्विक्शन अगर आप देखें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, 321 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ, डे हाई पर, करियर हाई पर ये इसका क्लोज होता हुआ स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पर। आशीष चतुर्मुदा जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? जी, तो वीरेंद्र मैं दूंगा पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ, जो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि हमें एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इन स्टॉक्स में काफी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ रहे हैं, और वीकली और मंथली चार्ट पर बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये रैली आ रही है। तो इसको प्ले करने के लिए पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ लिया जा सकता है, जो 33 रुपए 50 पैसे पे इस समय ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 3280 का, और मेरा मानना है 36 रुपए तक की तेजी, 36 के लेवल्स आपको इस पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ में देखने को नजर आ सकती है। आप पीएसयू बैंक से अगर आप देखें पीछे पड़े हैं इस वक्त। और अच्छा एक बात बताइए आशीष चतुर्मुदा जी, अगर एक सरकारी बैंक लेना हो तो वो कौन सा होगा, इंडिविजुअली लेना हो तो कुछ? तो मैं वीरेंद्र फिर एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा, जहां पर आज बढ़िया ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर हो चुका है, वॉल्यूम काफी अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से 526 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई में खरीदारी करनी चाहिए। 550 के लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को नजर आ सकता है। एसबीआई में अगर आप देखें आपको कन्विक्शन मिल रहा है, अगर आप इंडिविजुअली अगर आप किसी स्टॉक को चेज करना थे तो वो एसबीआई होगा। राजेश पालविया जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या चेज करेंगे आप? तो वीरेन जी, 2 स्टॉक, एक एफ&ओ सेगमेंट से जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो टाटा कम्युनिकेशन का। स्टॉक में देखें तो आज काफी अच्छा मोमेंटम बना, और जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो हम टाटा कम्युनिकेशन पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे फ्यूचर में। यहाँ पे टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसके बीटीएसटी के, वो आना चाहिए करीब 1295 से लेकर 1310 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1235 का। तो पहला स्टॉक होगा टाटा कम्युनिकेशन। कैश सेगमेंट से जो स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है नारायण हृदयालय।
ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से एक पिछले 3-4 सेशन में देखें करेक्टिव मूव था, आज वापस स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन बना है, स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि नारायण हरदाला यहाँ पे बाय करना चाहिए। बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 740 745 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 710 का। ओके नारायण हंद्राले, अगर आप देखें आपका एक बाय का कॉल है, टाटा कम्युनिकेशन भी एक स्ट्रॉन्ग बाय है आपका। 2 कॉल्स यहाँ पर राजेश पालवी जी कवर करते हुए। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे मॉर्निंग के लिए? मैं कैरी करूंगा एस्ट्रल, ये करीब 2183 पर ट्रेड कर रहा है। 2150 का स्टॉप लगाना चाहिए, कल गैप अप खुलना चाहिए मेरे ख्याल से 2200 के ऊपर तक, तो वहां पर गुड बीटीएसटी ट्रेड बन सकता है। आज खरीद के कल बेच दीजिए। अच्छा मूव देता हुआ स्टॉक और 2187 पर अच्छे मूव के बाद करीब करीब 100 रुपए ऊपर ही क्लोज आता हुआ। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, क्या कैरी करेंगे कल के लिए आप? देखिए टाटा कंज्यूमर पे ध्यान है, और 10 बजे के शो में भी मैंने इसको रिकमेंड किया था। 828 या 30 रुपए के भाव चल रहे थे और 860 रुपए का टारगेट मेंशन किया था। देखिए ब्रेकआउट बहुत क्लियर है, वॉल्यूम बेहतर दिख रहा है, और अभी भी बीटीएससी के लिए भी यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। 839 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 829 के स्टॉप लॉस से 10 रुपए का रिस्क लीजिए और 860 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। टाटा कंज्यूमर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ये आपकी कॉल है आज, और यही कॉल सुबह 840 की कॉल दी थी मेरे ख्याल से शुभम जी ने। बड़ा अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने, टाटा कंज्यूमर ने 839। एक बात जो यहाँ पे गौर करने लायक है वो ये है कि 16 सितंबर 2021 के बाद से लेकर जो प्राइस चैनल पूरी की पूरी गिर रही थी, जिसे कहते हैं टिपिकल कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस, उससे बाहर निकला। ये स्टॉक निकलने का क्रम शुरू हुआ था 1 जुलाई को एंड फाइनली सक्सीड होता हुआ आज। संजीव जी, आपका कन्विक्शन कॉल? मैं प्रैक्टिकल पिक अगेन बोलना चाहूँगा। नोसेल, जिस तरह के इश्यूज अभी हो रहे हैं चाइना में कोविड रिलेटेड लॉकडाउन को लेकर, तो नोसेल वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। जब हम लोग सब बोलते हैं चाइना +1, ये चाइना प्लस नोसेल ही है। ये सबसे बड़ा प्लेयर है रबर केमिकल में, तो इसको बहुत बड़ा फायदा बन सकता है। वैल्यूएशन की बात करूँ तो अभी 17 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY24 पे, और 1.6 टाइम्स इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाला है 22 to 24 में। तो और लेवल बहुत अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 295 का टारगेट होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर 8 to 12 मंथ्स का बोलूँ तो 348 का अपना लॉन्ग टर्म टारगेट है। ये शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है 295 का एक टारगेट बनना चाहिए। यहाँ पे संजीव जी का कॉल है नोसेल 274 पे ट्रेड करता हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है आज इस स्टॉक में, और पिछले 3-4 दिन से इसने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज जो है ना 110, 50, 20 का, वहाँ से पुल बैक दिया है। और कुछ स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। देखिए आज मैंने इस कार्यक्रम में जिक्र किया था इंडिगो का, लेकिन अगर कुछ स्टॉक्स ने एक सब्सटेंशियल रिकवरी दिखाई है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो उसमें आप स्पाइस जेट को इंक्लूड कर सकते हैं। 4450 अगर आप देखें सुबह देखिए नेगेटिव खबरों का तांता लगा हुआ था पिछले 2 महीने में, और आज सुबह अगर आप देखें जब रेजिग्नेशंस की खबर आई थी सीएफओ साहब के, इनके संजीव तनेजा साहब के, तो उसके बाद स्टॉक की बहुत ही खराब ओपनिंग हुई, लेकिन एक स्मार्ट रिकवरी 4450, और ये जाके फिर रिगेन कर गया अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और एक बात और है कि ये रिकवरी आज, याद रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आई है। मतलब अगर मैं इस पे वॉल्यूम्स लगा के देखूँ ना, तो जिस टाइम ये स्टॉक पुल बैक मोड में रहा, स्पेशली 2 ट्रांचेस में, एक 11 बजे के आसपास जो एक स्विंग आया, और एक जो स्विंग आया करीब 3-5 के आसपास, उसमें वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग थे। खैर 50 डे के आसपास इस स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देते हैं इस कार्यक्रम में जो जिनका डिस्कशन हुआ था। टाटा कंज्यूमर डे हाई पे, BEL डे हाई पर। एक बार आप LIC हाउसिंग फाइनेंस लेके आइए। LIC हाउसिंग फाइनेंस 417 ट्यूसडे को मॉर्निंग में हमने पहला या दूसरा ट्रेड लिया था मेरे ख्याल से ये, और ये भी 22 जून 2021 के बाद से जो चैनल गिर रही थी उससे बाहर निकल के आया है बहुत स्ट्रांगली। राजेश पालवी जी, आपका टेक इस स्टॉक पे? तो बैंकिंग फाइनेंशियल में देखिए स्ट्रेंथ तो बनी हुई है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से 400 के ऊपर स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली है वो 440 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी जिनके पास भी पोजीशन है बने रह सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 412 का, अपसाइड के ट्रेडिंग टारगेट होंगे 426 तक के, पर पोजिशनली हम 440 तक की तेजी इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो ये फिलहाल आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर राय आती हुई एक मोमेंटम ट्रेड है, करीब 2-2.25% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, जाते जाते एक तो कोरोमंडल इंटरनेशनल का ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 3% ऊपर है काउंटर। एक्सपायरी के दिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और दूसरा है SRF तो आज तेजी की तरफ टॉप ट्रेड्स में भी शामिल है वायदे के। तो दोनों पर राय चंदन अगर आपकी है तो बताइएगा, क्या ट्रेड नया लें, कैरी करें, क्या करें? बिल्कुल, आपने कोरोमंडल और SRF की बात की है, तो सबसे पहले मैं कोरोमंडल देखूं तो ये काउंटर काफी दिनों से फोकस में है और इनफैक्ट अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे हायर लोस के सीक्वेंस होल्ड हो रहे हैं और मल्टीपल बैरियर को काउंटर निकालने के लिए तैयार है। और सबसे अच्छी बात है कि बाजार के डिक्लाइन के बावजूद भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो हल्का सा मार्केट रिकवर होते ही वापस न्यू हाई का मोमेंटम दिखाएगा। तो ओवरऑल खरीदारी की सलाह यहाँ पे बनने की 1055-1060 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में आपको लगभग 1140-1150 तक के लेवल बनने चाहिए। अब आप SRF की बात करें तो काफी अच्छा सेटअप और ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सही मायने में कल एक ब्रेकआउट हो चुका था जो लगभग 2530-2540 के आसपास था, उसके बाद मोमेंटम बना हुआ है और मल्टीपल वीक्स के हाई के आसपास ये काउंटर चल रहा है। तो SRF में आज काफी दमखम दिखा है, अभी भी मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। जिनके पास भी पोजीशन है वो बरकरार रखें। ओवरऑल आप काउंटर में देखें तो लगभग 2600 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में लगभग 2800 तक ऊपर के लेवल को छूने की गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। 200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। SRF में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी स्टॉक में तेजी की बन रही है, खरीदारी करके चले। जाते जाते इनफैक्ट वो पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, नीचे सबसे छोटा टिकट साइज का काउंटर पारादीप फॉस्फेट्स तो 11.5% भाग चुका है। ये काफी तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। गावा साहब कोई ट्रैक करते हैं क्या ये पारादीप फॉस्फेट जैसी कंपनी? जी नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं नहीं करता। लिस्टिंग है, हाँ नई लिस्टिंग है, मेरे को उसका कोड वर्ड नहीं याद, कोई नहीं, अगली बारी देखेंगे, लेकिन मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इस बीच केमिकल काउंटर्स में फिनोटेक्स जैसे स्टॉक्स, आपका ITDC में तेजी बनती हुई, विजया डायग्नोस्टिक्स जैसे काउंटर्स, पेटीएम जैसे स्टॉक्स में आज हमने देखा है खरीदारी बनती दिखाई दी है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा खरीदारी देखने को मिली, इसीलिए मिड कैप इंडेक्स दरअसल पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेगा, नहीं तो निफ्टी बैंक दोनों पर प्रेशर कायम है। एक और ट्रेड जो दरअसल मुझे याद है सोमवार से, इनफैक्ट पिछले फ्राइडे से सजेस्ट किया जा रहा था, वो है ओबरॉय रियल्टी का। वो देखिएगा एक बार 2.5% ऊपर है ये काउंटर। वॉल्यूम एक्शन डिसेंट होता है इसके अंदर जब ये भागने लगता है। मानस, ये ट्रेड क्या अभी भी जम रहा है, क्या कैरी करें? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले भी देखिए इसी स्टॉक के बारे में बात हुई और मैंने 1110-1120 की बात की। मेरा पहला टारगेट 1075 का रहेगा जो कि मैंने फ्राइडे को रिकमेंड किया था, लेकिन बिल्कुल अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1014 की स्टॉप लॉस से करंट लेवल से भी आपको ओबरॉय रियल्टी में खरीदारी करके चलना है। रियल्टी में देखिए एक तेजी का ट्रेड कायम रखने की जरूरत है, बने रहें उसके साथ। आखिरी 6 मिनटों के कारोबार में उतरने एक बार फिर डाउ का जायजा ले ही लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स अब 162 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट जर्मनी के मार्केट में बिकवाली और बढ़ गई है। इस बीच 178 to 190 अंकों का नुकसान देखने को मिला है, तो प्रेशर तो है अनडाउटेडली। आज मार्केट्स कमजोर ही खुलेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स की ज्यादा धुलाई होती हुई 138 पॉइंट नीचे ये ट्रेड में। तो इन्फी, TCS, विप्रो में जो आज मंदी का ट्रेड बना है, फिर क्या वो कैरी करने लायक दिखाई दे रहा है? TCS खासतौर से 2.5% के नुकसान पर 3134 के लेवल्स हैं। आशीष चतुर्मोता, आपका व्यू क्या है? TCS क्या शॉर्ट करेंगे? शॉर्ट तो नहीं करेंगे, बट इससे लॉन्ग भी नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी एक क्रूशियल लेवल पे है और IT का अंडर परफॉर्मेंस भी हमें नजर आता है। तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच स्किप करूंगा पूरे IT को इस समय किसी भी तरह के ट्रेड के लिए। TCS 3133 पर चलिए। अब बहुत हो गई स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा और जरा प्लीज इंडेक्स स्पेसिफिक जरा हो जाते हैं थोड़ा सा। 17553 और जो आवाज़ का 2 बजे का डिस्कशन था हर्ष और मेरा, उसमें हमने यही तय किया था कि जनाब यहाँ पे कोई इंडेक्स पे कॉल नहीं लेंगे। नो क्लोजिंग ट्रेड ऑन इंडेसेस। इंडेसेस ने अपने दोनों जोन्स को
बेस्ट और वर्स्ट छू लिया है, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे इंडल्ज होने की ट्रेड पे। लेकिन इस क्लोजिंग की फिर भी अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे इस क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस को समझें तो निफ्टी ने एक बार फिर से प्रूव किया, एंड स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हमारा टेक्निकल सेटअप अभी भी बहुत स्ट्रांग है, सिक्योर है। स्टिल दिस इज अ फर्म क्लोज अबाउ 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक सुरक्षित दूरी है हमारी 50, 200 और 10 से वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज में, जहां यूएस मार्केट याद रखिएगा 250 और 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और वीकली चार्ट्स पे वेल पॉइज्ड है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने के लिए। याद रखिएगा डाउ के लिए आज जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 31,200 की ट्रैजेक्टरी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आज के टॉप ओआई गेनर्स लॉन्ग और शॉर्ट साइड पे अगर आप देखें एक बार ले आते हैं, सबसे अच्छा लॉन्ग बिल्डअप जिन स्टॉक्स में हुआ, और सबसे अगर आप देखें जो आज ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है, इस क्रम में मैं हीट मैप आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है देखिए ऑटो बास्केट में आज, और डिफेंस में ये दो बास्केट काफी स्ट्रॉन्ग रही, कंस्ट्रक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग रहा, कैपिटल गुड्स काफी स्ट्रॉन्ग रहा, केमिकल स्ट्रॉन्ग रहा। जीएमआर इंफ्रा, अशोक लेलैंड, टाटा कम्युनिकेशन, एसआरएफ, एस्ट्रल, बीईएल, कमिंस इंडिया, बजाज फाइनेंस, बीएचईएल, ओबरा रियल्टी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। फिर कह रहा हूं जीएमआर इंफ्रा, अशोक लेलैंड, टाटा कम्युनिकेशन, एसआरएफ, एस्ट्रल, बीईएल, कमिंस इंडिया, बजाज फाइनेंस, बीएचईएल, ओबरा रियल्टी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। शॉर्ट बिल्डअप हुआ खबरों के बीच में, आई थिंक सीसीआई के संदेह के बीच में और क्वेश्चंस के बीच में। जी एंटरटेनमेंट आज करीब 243, बट स्टिल ऑन क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉक एक जोन को सिक्योर करके ले जा रहा है, दैट इज 241। याद रखिएगा द लास्ट मूविंग एवरेज प्लेस्ड ऑन जी इज 241। पीएल, हिंडाल्को, नाल्को, परसिस्टेंट, रिलायंस अगर आप देखें आज सॉफ्ट रहे, ओएनजीसी, बायोकॉन, टीसीएस, वेदांता और मनप्पुरम फाइनेंस, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां जिन्होंने लॉसेस देखे। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई आज इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, रेन इंडस्ट्रीज में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में और क्रॉम्पटन कंज्यूमर में, और शॉर्ट कवरिंग जिनमें थी आज एस्कॉर्ट। सुबह सुबह इनके बिक्री के आंकड़े आ गए थे, उसका एक पुश मिला इनको, हालांकि उस पुश के बाद स्टॉक ठंडा रहा, मतलब जो गेन ले लिए सो ले लिए, फर्दर एड कुछ नहीं किया, बट स्टिल यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग हुई 2018 पे। उसके बाद गुजरात गैस, इंटेलेक्ट डिजाइन और फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जिन्होंने आज शॉर्ट कवरिंग फिटनेस की। चलते हैं इस क्लोजिंग को बारीकी से समझने के लिए वॉल पे हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। तो आज देखिए हमने ऊपर की तरफ करीब 17,695 का स्तर देखा, उससे काफी दूरी बनाते हुए हम फाइनल क्लोज दिखा रहे हैं 17,557 के लेवल्स पर, और जो डिप आया था वो तकरीबन 17,485 के आसपास भी देखने को मिला था। उसको छूने के बाद थोड़ा सा संभला जरूर है इंडेक्स, ये आपने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ गौर करिए निफ्टी बैंक में क्या हुआ। तो निफ्टी बैंक भी वॉलेटाइल था, 39,100 तक टूटते हुए हम दिखाई दिए थे, लेकिन 39,336 के आसपास का क्लोज आ रहा है, करीब 200 पॉइंट की गिरावट पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। साथ ही साथ आपको सेक्टोरली स्थिति बताते हैं, तो पीएसयू बैंकों में थोड़ा सा आज सपोर्ट था, चाहे वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई जैसे ट्रेड्स हो, वहां से कुछ मदद मिली। क्या किसने खींचा है, तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स, निफ्टी का आईटी इंडेक्स करीब 500 पॉइंट टूटता हुआ, यहाँ पर 1.2% तक की गिरावट देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स ऑन द होल पॉजिटिव साइड पर रहा है। मेटल्स में आज प्रेशर देखने को मिला, तो मेटल इंडेक्स आपको 48 अंकों की गिरावट दिखाई देगा, और एफएमसीजी में भी 262 अंकों तक की नुकसान पर ट्रेड बनता दिखाई दिया। फार्मा में भी बिकवाली देखने को मिली। आपके लिए हीट मैप लेकर आते हैं, तो स्टॉक साफ दिखेंगे आपको कि किसने कितना प्रेशर डाला है, किसने कितना बाजार को नीचे खींचा है। तो कमोडिटी से जुड़े हुए ट्रेड, चाहे वो तेल का ट्रेड कमोडिटी स्टॉक हो या फिर आपके मेटल्स का, बिकवाली के गिरफ्त में। हिंडाल्को आज 423 पर टिक रहा है, 3.5% का नुकसान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 2.8% के लॉसेस के साथ जाकर टिक रहा है, और 2.5% तक के लॉसेस ओएनजीसी ने भी दिखाए हैं। इसके बाद आइए आप टेक्नोलॉजी कंपनियों पर, तो टीसीएस जैसा स्टॉक सबसे कमजोर रहा आज, जहां टीसीएस के साथ साथ 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। आपका यहाँ पर HCL टेक जैसे काउंटर्स, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, विप्रो जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा 0.5% तक के नुकसान के साथ ट्रेड बनता दिखाई दिया। तो ज्यादातर स्क्रीन आज लाल थी, क्योंकि एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, इनमें बिकवाली का दबाव रहा, और आखिर में कोटक भी हल्की से नेगेटिव टेरिटरी में जाकर स्लिप हुआ है। सपोर्ट कहां से था, तो टाटा कंज्यूमर 4% ऊपर, बजाज फिनसर्व में
हमने देखा लगभग 3% की बढ़त। एशियन पेंट को कच्चे तेल में जो गिरावट आई है, हम $94-93 पर आए हैं आज, उसका फायदा मिलता दिखाई दिया। और ऑफ कोर्स ऑटो की बिक्री के आंकड़े, कल आइशर और हीरो के आंकड़े आएंगे तो उस पर मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा। लेकिन आज देखिए M&M हो, एस्कॉर्ट्स हो, मारुति हो, इन सब ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और ये स्टॉक दरअसल पॉजिटिव साइड पर जरूर थे। बजाज ऑटो में सुबह में अच्छा खासा एक्शन था, बाजार बंद होते होते कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो ये है फिलहाल आज की तस्वीर। बेहद वॉलेटाइल सत्र, 197 अंक लेकिन हम गवाकर 17,540 पर 42 पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। ये है फिलहाल आपके लिए तस्वीर। और याद रखिएगा, ग्लोबल संकेत अभी भी बिगड़े हुए हैं। अमेरिका इशारा कर रहा है कि वहां पर भी कमजोरी के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। लगभग 150 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स। जी, बट स्टिल अगर आप आज एक चीज देखें, आई मीन बिटवीन डाउ और निफ्टी कितना एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। कल फ्राइडे फैक्टर है, कल वीकली चार्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। एक ट्रंकेटेड वीक था, बट स्टिल निफ्टी का इस हफ्ते का लो इस 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कहाँ यूएस का डाउ जो है वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। सो अगर आप कंपेयर करें एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से दोनों मार्केट्स को, तो एक ह्यूज डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये डिफरेंशियल परसिस्ट करें और वो इस डिफरेंशियल को कम करने की कोशिश करें। कल आपसे फिर वो होगी मुलाकात सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में हर्षिता के साथ, और फिर मुनाफे की तैयारी में मैं हाजिर हूँगा। नमस्कार। नमस्कार।